अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। भाई तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुँची? शहजाद ने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और आईने में आसिया पर नज़र पड़ी तो बात होंठों में ही रह गई। कितनी देर तक वो मबहूत खड़ा रहा। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो बड़े एहतमाम से तैयार हुई थी और इतनी प्यारी लग रही थी कि वो नज़रें हटाना ही भूल गया था। वाओ! बड़ी देर बाद उसके होंठों से आवाज़ निकली। फिर आगे आकर उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था, ये तो नहीं कहा था कि तुम मेरे कत्ल के सारे सामान कर डालो। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? वो खुद को आईने में देखने लगी। सिर्फ अच्छी? मेरी जान, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त इस रोए ज़मीन पर तुम सा कोई नहीं। वो नज़रें बचाकर फिर सर को ज़रा खम देकर बोली, आपका हुस्न नज़र है, वरना मेरी नज़रों में भी तुम्हारा ही हुस्न है। अच्छी बात है। वो अपने कंधे पर रखे उसके हाथ का सहारा लेकर खड़ी हुई तो पूछने लगी, अब क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम मैंने सुबह ही तुम्हें बता दिया था और इसमें कोई तरमीम या इजाफा नहीं हुआ। अच्छा। वो जाने क्या सोचने लगी, क्या तुम्हें मेरा प्रोग्राम पसंद नहीं आया? वो फ़ौरन पूछने लगा, ये बात नहीं, बस मैं ये चाह रही थी कि शादी की पहली सालगिरह है, इसे हम घर पर ही अरेंज कर लेते तो। कोई बात नहीं, अगली बार हम ऐसा कर लेंगे। आज तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तुम हो, एक मैं हूँ और बस। आप भूल रहे हैं जनाब, 2 माह पहले हमारे दरमियान मुन्नी राबिया आ चुकी है। अब सिर्फ मैं और आप नहीं हैं। हाँ। बेहद सरशार होकर उसने गहरी सांस ली। फिर उसके हाथ थामकर बोला, मैं राबिया को नहीं भूला। वो तो हमारे दरमियान मोहब्बत की एक और हसीन कड़ी है। कहाँ है वो? आया के पास है। उसे भी साथ ले चलें? अभी बहुत छोटी है, जब भागने दौड़ने वाली होगी तब हर पल उसे साथ रखेंगे। फिर घड़ी देखते हुए बोला, अब चलो ना, बाकी बातें रास्ते में कर लेना। आप चले, मैं राबी को देख कर आती हूँ। वो तेज़ कदमों से अपने बेडरूम से मुल्हिक कमरे में आई। कॉट में सोई बच्ची को झुककर प्यार किया, फिर उसकी आया को कुछ हदायत देकर बाहर आई तो वो गाड़ी के पास खड़ा था। उसे देखते ही उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया और जब वो बैठ गई तो दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट संभाली। पता है शहजाद, वो सामने शफाफ रास्ते पर नजरें जमा कर बोली, कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, पुरसकून, पुरताइश और मोहब्बतों से लबरेज जिंदगी का हसीन और दिल फरेब ख्वाब। इस ख्वाब में कहीं मैं भी हूँ? उसने पूछा और मिरर में उसे देखा। उसकी आंखों में बड़े खूबसूरत रंग उतरे थे। आप, सिर्फ आप ही आप हैं, बाकी सारी बातें तो आपकी मरहूने मिन्नत है। अच्छा। वो ज़रा हंसा, मेरी जान ये हकीकत है। तुम्हें इस पर ख्वाब का गुमान क्यों होता है? शायद इसलिए कि वो कसदन खामोश हो गई और वो भी जानता था कि गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलखियों ने उसे कभी अच्छे ख्वाबों की झलक भी नहीं दिखाई होगी। इस वक्त भी इन दिनों के तसव्वुर ने उसे खामोश कर दिया और वो नहीं चाहता था कि किसी बात को याद करके वो इस वक्त आज़रदा हो। जब भी उसकी बात को मजाक का रंग देकर छेड़ने के अंदाज में बोला, शायद इसलिए कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं है। नहीं शहजाद, वो फौरन बोल पड़ी, आपकी मोहब्बत ने तो मुझे ज़िंदगी से प्यार करना सिखाया है। ये एतबार ही तो है जो मेरी उमंगें और आरजुएं बरसों तक फैल गई हैं। पता है, मैं बहुत दूर तक सोचने लगी हूँ। कितनी दूर तक? वह दिलचस्पी से पूछने लगा। अब मैं क्या बताऊँ? वो अपनी सोच पर खुद ही महफूज होकर बोली, अभी तो राबी सिर्फ 2 माह की है और मैं उसके बच्चों को अपने आंगन में खेलते हुए सोचती हूँ। ज़रा आप तसव्वुर करें तो कितना अच्छा लगेगा जब, कम ऑन यार, पहले हमारे बच्चों की टीम तो मुकम्मल हो जाए, फिर राबी के बच्चों का तसव्वुर करेंगे। फिर उस पर एक शरारत भरी नज़र डालकर बोला, तुम्हारे ख्याल में कितने बच्चे होने चाहिए? पता नहीं। वो उसकी शरारत से लजा गई। मुझे पता है, बस रहने दे। अच्छा देखो, यहाँ हम डिनर करेंगे। वो एक 5 स्टार होटल की पार्किंग में गाड़ी रोकते हुए बोला, और डिनर के दौरान हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे, समझी तुम? अभी भी हम अपनी ही बातें कर रहे थे। अपनी बातों से मुराद सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें। अच्छा। वो हंसते हुए अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। फिर शहजाद ने आकर उसकी कमर पर हाथ डाल दिया। कभी बल्कि साल भर पहले तक वो अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत से बहुत शाकी थी, यहाँ तक कि सोचती कि आखिर वो पैदा क्यों हुई या फिर अब तक ज़िंदा क्यों है। अम्मा के साथ ही क्यों ना मर गई। 5 साल की थी जब अम्मा का इंतकाल हुआ और फिर 2 माह बाद ही अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। नई आने वाली ने अव्वल रोज़ ही उसे ऐसी नज़रों से देखा था कि वो सहम कर रह गई थी, यूँ कि कभी ज़िंदगी में उसके सामने नज़र उठाकर बात नहीं कर सकी थी। उसके बावजूद सौतीली माँ हर आई गई के सामने उसे बदतमीज़ और बदलिहाज साबित करती रहती। अब्बा तक को उससे मुतनफ़िर कर दिया।
और अपने बच्चों से अलग बात बे बात उसकी बेइज्जती करवा दिया करती। ऐसे हालात में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आ सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले को शायद उसका सब्र पसंद आया था, जिसका इनाम शहजाद की सूरत में अता किया। शहजाद 4 साल मिडिल ईस्ट में रहने के बाद अभी हाल ही में पाकिस्तान आया था। उसके वालिदैन हयात नहीं थे, बस एक बड़े भाई, इनकी बीवी और 2 बच्चे थे। मिडिल ईस्ट जाने से पहले शहजाद अपने भाईजान के साथ ही रहता था। दरे हकीकत वो अपने भाई और भाभी बेगम को वालिदैन का दर्जा देता था। मिडिल ईस्ट से वापसी पर भी वो भाईजान के पास आया, इन्हीं के साथ रहा और इतना ज़र मुबादला लेकर आया था कि उसके ख्याल में भाईजान के साथ मिलकर कारोबार कर सकता है। इस सिलसिले में जब उसने भाईजान से बात की तो इन्हें कोई एतराज़ तो नहीं था, लेकिन फ़ौरन राज़ी भी नहीं हुए। शायद इसलिए कि इनके पास इतनी रकम नहीं थी कि उसके साथ कारोबार में लगा सकते। वैसे भी वो एक तो तनख्वाहदार मुलाजिम थे, दूसरा इनका बड़ा बेटा पैदाइशी माजूर था, जिसके इलाज मुआवजे पर उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती। और हो सकता है इन्हें यह ख्याल भी हो कि बड़े भाई होने के नाते उन्होंने शहजाद के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ उस वक्त शहजाद इंटर में पढ़ रहा था और वालिद के इंतकाल के बाद उसने अपना बोझ भाई पर डालने के बजाय एक जगह पार्ट टाइम जॉब की और ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाने लगा। और मिडल ईस्ट भी वो अपनी ज़ाती कोशिशों से ही गया था। बहरहाल आज वो जिस मुकाम पर भी था अपनी मेहनत और जिद्दोजहद से ही पहुंचा था। उसके बावजूद खुद उसे ये ख्याल कभी नहीं आया था कि उसके बड़े भाई ने उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो इनके महदूद वसाइल और बढ़ते हुए मसाइल को अच्छी तरह समझता था। अगर उसे ज़रा सा भी शुबा हो जाता कि भाईजान रकम ना होने के सबब उसके साथ कारोबार में शरीक होने से कुतरा रहे हैं, तो वो इन्हें यकीन दिलाता कि उसके पास जो कुछ है उन्हीं का है। लेकिन वो ये समझता रहा कि वो अपने बेटे इब्रार की बीमारी के बाइस परेशान और जहनी तौर पर उलझे हुए हैं। जब ये उसका साथ नहीं दे पा रहे, तब वो खुद ही कारोबार सेट करने में लग गया और उसने ये भी सोच लिया था कि इस तरफ से मुतमईन होते ही वो न सिर्फ भाईजान को ज़बरदस्ती अपने साथ शामिल करेगा, बल्कि इब्रार को इलाज के लिए बाहर भी ले जाएगा। और जब वो कारोबार की तरफ से मुतमईन हुआ तो आसिया की एक झलक ने चैनो करार लूट लिया। वक्ती तौर पर आइंदा के लिए तरतीब दिए हुए सारे प्रोग्राम कहीं पस मंज़र में चले गए। बस एक ही लगन थी कि आसिया उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए और उसके लिए उसे भाभी बेगम से बात करनी थी। लेकिन मसला ये था कि गुज़िश्ता कई रोज़ से वो देख रहा था कि भाभी बेगम हर दूसरे दिन अपनी बहन को बुला लेती हैं, ख़ुसूसन उस वक्त जब वो घर पर होता है। और भाभी बेगम की बहन नजमा बहाने बहाने से कभी उसके सामने आती है, कभी उसका कोई काम करने लगती है। और वो नादान नहीं था, अच्छी तरह समझता था कि भाभी बेगम क्या चाहती हैं। ऐसी सूरत हाल में उसे फ़ौरन भाभी बेगम से बात करना मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि वो इनका बहुत एहतराम करता था और नहीं चाहता था कि उसकी कोई भी बात या अमल इन्हें रंजीदा करे। ये भी हकीकत थी कि अगर वो आसिया की एक झलक देखकर उसका असीर ना हो गया होता तो बखुशी भाभी बेगम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नजमा से शादी कर लेता। लेकिन दिल तो फिर दिल है, जहाँ समझाया वहाँ मचल गया। फिर इन्हीं दिनों इब्रार और रक्षंता के बाद फरखंदा पैदा हुई तो भाभी बेगम को नजमा को अपने पास रखने का बहाना मिल गया। भाईजान भी उठते बैठते नजमा की तारीफ करने लगे तो उसके लिए और मुश्किल हो गया। उधर दिल था कि सिर्फ आसिया का तलबगार और ज़्यादा इंतज़ार करने को भी तैयार नहीं था। शायद ये खौफ था कि ऐसा ना हो वो वक्त का इंतज़ार करता रह जाए और वो किसी और की हो जाए। बस इसी ख्याल के तहत पहले उसने खुद ही आसिया के वालिद से राव रस्म बढ़ाई। इन्हीं की ज़ुबानी उसे इनके घर के हालात मालूम हुए और वो आसिया के बारे में भी जान गया कि सौतेले रिश्तों के दरमियान वो कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। तब मोहब्बत के साथ हमदर्दी के जज्बात भी थे और वो जल्दी अज जल्द इसे घर से निकालने को सोचने लगा। और जिस रोज़ भाभी बेगम ने उसकी शादी का जिक्र छेड़ा, उसने सारी मसलहतें बलाए ताक रख कर आसिया का नाम ले दिया। गो कि भाभी बेगम हैरान भी हुई और इन्हें शौक भी लगा, लेकिन वो चालाक औरत थी, जानती थी कि मुखालफत की सूरत में देवर से भी हाथ धोने पड़ेंगे, जो अपना बिजनेस सेट करके इस मुकाम तक पहुंच चुका था कि 4 लोगों में बैठकर फखरिया उसका नाम लेकर उससे रिश्तेदारी जताई जाती थी। फिर वो तो खासा फर्माबरदार और ख्याल रखने वाला था और भाभी बेगम किसी सूरत उससे हाथ नहीं धोना चाहती थी। इसलिए बज़ाहिर उसकी खुशी में खुश बल्कि पेश पेश रहीं और आसिया को अपने हाथों से ब्याह कर लाईं। शहजाद बेइंतहा खुश था कि उसे उसकी मंजिल मिल गई थी, जबकि आसिया तकदीर के यूं अचानक मेहरबान होने पर हैरान थी और यकीनन वो मोहब्बत के मफहूम से भी ना आशना थी, क्योंकि अपनी अब तक की ज़िंदगी में उसने किसी को अपने लिए नरम नहीं देखा था और वो था कि धीरे धीरे मोहब्बत का अमृत उसकी रगों पे में उतार रहा था।
जिंदगी अचानक बेपनाह हसीन हो गई थी और किस्मत भी साथ दे रही थी कि शादी के बाद शहजाद मट्टी में हाथ डालता तो वो भी सोना हो जाती, और ये फितरी सी बात थी कि अब वो अपनी कामयाबियों का सहरा आसिया के सर बांधता। महीने भर बाद ही आसिया ने उसे खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशियों में मज़ीद इजाफा हो गया। और इस मुकाम पर भी भाभी बेगम की सोच फितरी सी थी कि अपना बच्चा होने के बाद शहजाद इनके बच्चों से गाफिल हो जाएगा, जिनकी तमाम तर जिम्मेदारी भाभी बेगम ने बिल्कुल गैर महसूस तरीके से शहजाद पर डाल रखी थी। उन्होंने शुरू से ही शहजाद के साथ एक मखसूस रवैया रखा था, यानी अपनी बड़ाई जताते हुए घर के अखराजात या ज़रूरियात के लिए उससे कोई पैसा नहीं लेती थीं। वो खा कितने ही खलूस से या किसी भी बहाने देने की कोशिश करता, लेकिन इनका एक ही जवाब होता, तुम छोटे हो और फिर हमने तुम्हारे लिए किया ही क्या है जो अब लेने बैठ जाए, तुम्हारे भाईजान भी बुरा मनाएंगे वगैरह वगैरह। एक तरह से अपनी खुददारी जताती, या फिर ये कि वो ख्वाह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए उनके लिए छोटा ही रहेगा। इनका एक रुख ये था और दूसरा खुद को मजलूम जाहिर कर दें। इब्रार की माजूरी, उसके इलाज मुआवजे का खर्च, और फिर रखशंदा स्कूल जाने वाली हो गई थी। वो शीरख्वार फरखंदा के लिए भी बहुत कुछ चाहिए था, और भाभी बेगम बच्चों की इन तमाम ज़रूरियात के लिए बराह रास्त उससे नहीं कहती थीं, बल्कि जिस वक्त वो भाईजान के साथ बैठा होता खसूसन उस वक्त वो अपने मियाँ से कहती, और उनका अंदाज भी कुछ ऐसा होता था जैसे उससे छुपा रही हों। इसलिए इन ज़रूरियात को पूरा करते हुए उसके अंदाज में झिझक सी होती कि भाभी बेगम की खुददारी को ठेस ना लगे। जैसे भाभी बेगम अपने मियाँ से कहती, इब्रार की दवाएं ख़त्म हो गई हैं। रात में वो बहुत खामोशी से उसकी दवाएं लाकर उसके सरहाने रख देता। सुबह रखशंदा की फ़ीस जानी है, अगले दिन वो पहला काम उसकी फ़ीस जमा करवाने का करता। फरखंदा का दूध नहीं है और ऑफिस से वापसी पर महीने भर के दूध के डब्बे उसके हाथों में होते। तुमसे किसने कहा था ये सब करने को? भाभी बेगम उस पर बिगड़ने लगती, और वो इनसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। बच्चों के लिए तो मत रोकें भाभी बेगम, क्या मैं इनका कुछ नहीं लगता? क्यों नहीं, चचा हो इनके, फिर आप क्यों मना करती हैं? बस मुझे अच्छा नहीं लगता। ये भाभी बेगम का अंदाज था कि हर हाल में अपना हाथ ऊपर रखना चाहती थीं, और इसमें कामयाब भी रहती थीं। आसिया 3 माह इनके साथ रही, और इस अरसे में कभी एक पल को भी उसे शुबा नहीं हुआ कि भाभी बेगम उसके खिलाफ दिल में नफरत और कुदरत रखती हैं। हालांकि शहजाद ने उसे बता दिया था कि भाभी बेगम उसकी शादी अपनी बहन से करना चाहती थीं, इस लिहाज से इनका रवैया उसके साथ लिया दिया सा होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह वो उसका ख्याल रखती थी, इस लिहाज से वो इनकी आली ज़र्फी की मातरफ हो गई थी। फिर 3 माह बाद ही शहजाद ने शहर के अच्छे इलाके में बंगला खरीद लिया। वो और आसिया दोनों ही ये चाहते थे कि भाईजान और भाभी बेगम भी उनके साथ रहें। भाभी बेगम लाख दिल से ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन अपना भरम तोड़ने को हरगिज़ तैयार नहीं हुई। हाँ क्यों नहीं शहजाद मियाँ, भाभी बेगम ने इस अंदाज से मना किया था, तुम और हम कोई अलग तो नहीं है, वो भी अपना घर है, ये भी अपना है, यहाँ रहें या वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर इस घर में तो अल्लाह बख्शे मेरे सास ससुर थे जो अपने हाथों से मेरी डोली इस घर में लाए थे। मैं इस घर को कैसे छोड़ सकती हूँ? आखिर में उन्होंने पता नहीं आसिया को जताया था या क्या था कि वो दोनों खामोश हो रहे थे। और फिर नए घर में ज़िंदगी और ज़्यादा हसीन हो गई। खुशियों के हंडोले में झूलते हुए यूं भी वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। उसकी गुज़श्ता ज़िंदगी की तलखियों से वाकफियत की बिना पर, जैसा कि शहजाद ने खुद से अहद किया था कि वो अब कभी उसे एक पल को भी अफसरदा नहीं होने देगा, बल्कि अपनी मोहब्बतों और चाहतों की बारिश उस पर यूं बरसाएगा कि तमाम उम्र वो उसकी फुहार में अपना तन मन भगोती रहेगी। तो हर तलुए हुए दिन के साथ उसकी मोहब्बतों में इजाफा होता रहा, और वो इतनी बेहिसाब चाहतों पर बौखला सी गई थी। दामन जो तंग होने लगा था, कभी वो दामन फैलाती थी तो कोई भीख में 2 मीठे बोल नहीं डालता था, और अब हर बोल ही मीठा था, रूह तक को सैराब कर देने वाला। फिर अभी इनकी शादी को 10 महीने हुए थे कि राबिया इनकी खुशियों में इजाफा करने आ गई। माँ बनकर आसिया पर जो निखार आया था वो शहजाद को दंग किए दे रहा था। पहले से ज़्यादा उसका गिरविदा हो गया, और यूँ ख्याल रखता जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। इस मौका पर भी भाभी बेगम ख़ास तौर से मुबारकबाद देने आईं। यूँ भी उनका आना जाना रहता ही था। वैसे ज़्यादातर शहजाद और आसिया ही जाते थे, और अभी तक शहजाद उनके बच्चों का उसी तरह ख्याल रखता और उनकी ज़रूरियात पूरी करता था। बल्कि उसकी कोशिश ये भी थी कि भाईजान नौकरी छोड़कर उसके साथ शामिल हो जाए, लेकिन पता नहीं वो इस बात पर राज़ी क्यों नहीं होते थे। बहरहाल इसकी कोशिशें जारी थीं, और आसिया भी उसके साथ शरीक थी। और आज इनकी शादी की पहली सालगिरह थी। अभी अंदर आते हुए उसने कहा था कि डिनर के दौरान हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे, और अपनी बातें करते हुए आप ही आप बातों का रुख भाईजान और भाभी बेगम की तरफ मुड़ गया। वो कहने लगी, हमें अपनी इस खुशी में भाईजान की फैमिली को ज़रूर शरीक करना चाहिए था। चाहता तो मैं भी था, लेकिन इस दिल का क्या करूं,
जो आज अपने और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे की मौजूदगी बर्दाश्त करने पर आमादा ही नहीं हुआ। आपका दिल तो बस, वो हाथ उठाकर टोकते हुए बोला, मेरे दिल को कुछ मत कहना, जानती हो इस पर तुम्हारी मोहब्बत का ताज महल है। होगा, उसने इठलाकर बेनियाजी बरती। फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, देखे ना, अगर भाभी बेगम को याद आ गया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और हमने इन्हें बुलाया नहीं तो वो खफा नहीं होंगी। वो फौरन बोल पड़ा, मैं जानता हूँ वो खफा नहीं होती, फिर भी हमारा फ़र्ज़ था कि हम इनके लिए अच्छी सी दावत का एहतमाम करते। कल कर लेंगे, लेकिन मुझे यकीन है वो नहीं आएंगी। क्यों? वो हैरान होकर बोली, इसलिए कि परसों शाम में इनकी तरफ गया था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आपने मुझे नहीं बताया, क्या हुआ इन्हें? मेरा ख्याल है चौथे बच्चे की आमद। वो जो उनकी तबीयत की खराबी का सुनकर परेशान हो गई थी, सबब जानकर ज़रा सा मुस्कुराई, और वो जो उसे देख रहा था शरारत से बोला, मैं भी सोच रहा हूँ अगले साल के मॉडल के लिए अभी से। शहजाद उसके बेसाख्ता चीखने पर वो खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। आई एम सॉरी, वो खजल सी हो गई। नेवर माइंड, वो कंधे उचकाकर बोला, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कोई तो मुझसे तुम्हारे चीखने का सबब पूछे और मैं सच सच बताऊँ। आप तो बस, खैर ये बताएं अब क्या प्रोग्राम है? आवारा गर्दी करेंगे, वो बड़े आराम से बोला। मेरा ख्याल है आज आप अपने आप में नहीं हैं। चलें उठें, भाईजान की तरफ चलते हैं, और हाँ, बच्चों के लिए चिकन वगैरह पैक करवा लें। कल चलेंगे, नहीं अभी, और उसके बाद घर चलेंगे। कम ऑन यार, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। तो क्या आप चाहते हैं? कुछ नहीं, वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला, और फिर वेटर को बुलाकर बिल पे करने के साथ चिकन वगैरह पैक करवाने के लिए कहा। और जब वो मतलूबा चीज़ों के पैकेट लेकर आया तो वो लेकर उसके साथ बाहर निकल आया। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, वो गाड़ी में बैठते ही हल्के से गुनगुनाई तो वो हंस पड़ा। यूं ही हंसते रहा करें, क्योंकि आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? खुद पर कभी गौर नहीं किया? मैं गौर करूं? जी नहीं, सामने देखकर गाड़ी चलाएं, यहाँ वैसे ही ट्रैफिक बहुत ख़राब है। उसने फ़ौरन उसकी तवज्जो खुद पर से हटाकर सामने मबजूल करवाई तो वो भी संभल कर बैठ गया। खिलाफ मामूल भाईजान के घर निस्बतन खामोशी थी। बच्चे खेलते कूदते हुए नजर नहीं आए तो वो बरामदे ही से इब्रार को ऊंची आवाज़ से पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो भाभी बेगम रखशंदा के सरहाने बैठी नजर आई। क्या हुआ भाभी बेगम, इस कदर खामोशी क्यों है? वो इन्हें सलाम करने के बाद पूछने लगा। बुखार में पड़े हैं सब, पहले इब्रार को हुआ, शाम से रखशंदा भी पड़ गई। आओ आसिया, खड़ी क्यों हो, बैठो ना। भाभी बेगम अचानक उसके सजे संवरे सुरापे पर तनकीदी सी नज़र डालकर बोली, आपकी तबीयत कैसी है? वो बैठते हुए पूछने लगी। बस ठीक है। भाईजान कहाँ हैं? बच्चों की दवा वगैरह लेने गए हैं, बैठो अभी आते होंगे। चाय पियोगे? नहीं भाभी बेगम, आप आराम से बैठें। इसी वक्त भाईजान आ गए तो उसके इशारे पर आसिया जो खाने पीने की अशिया साथ लाई थी वो लेकर किचन में चली गई और प्लेटों में निकाल कर ले आई। ये सब भाभी बेगम एक नज़र ट्रे पर डाल के बारी बारी दोनों को देखने लगी। इब्रार शौक से खाता है और मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊंगा। वो हमेशा की तरह करके भी शर्मिंदा नजर आ रहा था। भाभी बेगम से नजरें चुराकर इब्रार के पास जा बैठा और वो भाईजान और भाभी बेगम को खाने पर इसरार करने लगी। फिर उठकर चाय बनाने चली गई। राबिया को भी ले आती। वो चाय लेकर आई तो भाभी बेगम ने उससे कहा, ठीक तो है ना बच्ची? वैसे अच्छा हुआ उसे नहीं लेकर आई। यहाँ मुझे फरखंदा की फिक्र हो रही है, एक बीमार हो तो सब पड़ जाते हैं। अगर आप कहें तो हम फरखंदा को अपने साथ ले जाएं। नहीं, तुम्हारे पास कहाँ रहेगी, मेरा मतलब है अभी बहुत छोटी है, तंग करेगी। वो खामोश होकर शहजाद को देखने लगी। वो भाईजान से अपने बिजनेस की बात करते हुए फिर इसरार कर रहा था कि वो उसके साथ शरीक हो जाए। इस बार भाईजान ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उनकी खामोशी को रजामंदी समझकर उठते हुए बोला, मैं कल फुर्सत से आऊँगा, फिर बात करेंगे। चलें आसिया? जी। उसने इजाज़त तलब नज़रों से भाभी बेगम को देखा और फिर बारी बारी सब बच्चों को प्यार करके उसके साथ बाहर निकल आई। आखिर भाईजान आपकी बात मान क्यों नहीं लेते? रास्ते में वो उससे पूछने लगी। पता नहीं, खैर मैं इन्हें मना लूँगा। तुम बताओ घर चलें क्या? घर? घर अच्छी बात है, और अब ये भी सुन लो कि घर जाकर मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा। बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। वो शर्मीली सी मुस्कुराहट होंठों में दबाकर बोली। तुम्हें नहीं पता? उसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। सामने तेज़ रोशनी का अक्स उसकी आंखों में यूं झिलमिला रहा था जैसे एक साथ कई जुगनू जल उठे हों, और वो भूल गया कि इस वक्त वो कहाँ है। आसिया, चाहतों की ये आखिरी मंजिल थी कि वो हर तरफ से बेनियाज होकर उसका हाथ थाम रहा था। सिग्नल पर सुर्ख बत्ती रोशन हो चुकी थी, लेकिन उसे खबर नहीं थी, और जब तक वो उसे खबरदार करती वो अपने साथ उसे भी ज़िंदगी की हदूद से बहुत आगे ले गया, एक नए सफ़र पर जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। इनके पीछे रोने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी। भाईजान और भाभी बेगम या फिर आसिया के वालिद आए थे। शहजाद का हल्का भी ज़्यादा वसी नहीं था। चंद दोस्त और वो लोग जो उसके ऑफिस में काम करते थे। जमा मर्ग पर दुख तो सभी को था, लेकिन जिसके लिए ये सबसे बड़ा दुख और सानिया था वो अभी सिर्फ 2 माह की थी।
और वो क्या जान सकती थी कि अब ना कभी उसे माँ की गोद मैसर आएगी ना बाप की शफकत। खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत से बेखबर आया की गोद में वो बेखबर सो रही थी। इस वक्त भाभी बेगम दरवाजे में आकर बोली, आया, बच्ची को ड्राइंग रूम में ले आओ, इसके नाना इसे देखना चाहते हैं। आया ने चादर के पल्लू से अपनी आंखें साफ की और राबिया को गोद में लिए ही इनके पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो उसे देखते ही नाना ने अपने बाजू फैला दिए। आया बच्ची को उनकी गोद में देकर खुद एक तरफ खड़ी हो गई। इसे मैं ले जाऊं? बच्ची को सीने में भींचकर वो भाईजान से पूछने लगे और इनसे पहले ही भाभी बेगम बोल पड़ी, नहीं बड़े मियाँ, ये हमारी बच्ची है, हमारे पास रहेगी। नाना फौरन कुछ नहीं बोले, बच्ची को प्यार करने में लग गए। कभी उसकी पेशानी चूमते, कभी गाल और कभी हाथों को होंठों और आंखों से लगाते। फिर अपनी जगह से उठकर उसे भाभी बेगम की गोद में देते हुए बोले, ये यतीम भी है, मस्कीन भी, इसका ख्याल रखना, अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। हमसे ज़्यादा कौन ख्याल रखेगा? भाईजान फौरन बोल पड़े, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ये मेरा अपना खून है। हाँ मियाँ, अब तुम ही इसके बाप हो, बेशक, और मैं इसे यतीमी का एहसास नहीं होने दूंगा। भाईजान ने नाना को यकीन दिलाकर रुखसत किया था। फिर ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि वो घर जिसकी पेशानी पर शहजाद अहमद का नाम जगमगाता था, वहाँ बहजाद अहमद का नाम लिख दिया गया था, जो शहजाद की ज़िंदगी में और उसके बेहद इसरार के बावजूद उसके बिजनेस में शरीक नहीं हुए थे। वो अब बिला शिरकत गैरे उसके मालिक बन बैठे और घर के अंदर स्याह सफ़ेद की मालिक सलमा बेगम भाभी बेगम थीं। वही सलमा बेगम जो शहजाद से लेते हुए भी अपना हाथ ऊपर रखने का फ़न जानती थीं, और यही नहीं बल्कि इन्हें अपने जज्बात और एहसासात छुपाने में भी कमाल हासिल था। जभी तो ना कभी आसिया जान सकी कि वो उसके ख़िलाफ़ दिल में कितनी नफ़रत और कुदरत रखती हैं, और ना ही कभी शहजाद को शुबा हुआ। हो सकता है वो कभी ना कभी इनकी असलियत जान लेते, लेकिन ज़िंदगी ने मोहलत ही नहीं दी। और अब सलमा बेगम के वो सारे मनफी जज्बे जो इन दोनों के लिए थे, वो आप ही आप इस नन्ही सी जान की तरफ मुंतकिल हो गए, जिसके नाना के सामने उन्होंने बड़े धड़ल्ले से उसकी सरपरस्ती का दावा किया था। इस घर में आते ही उन्होंने अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी को खैर बात कह दिया था। खुद इनके अतवार ऐसे थे कि कोई कह नहीं सकता था कि कभी उन्होंने गुर्बत का मज़ा भी चखा होगा, बल्कि यूँ लगता था जैसे हमेशा से इसी ठाट बाट की आदी हों। 8 साला इब्रार जो पैदाइशी माजूर था, उसके लिए घर पर ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया गया, और 6 साला रखशंदा को सरकारी स्कूल से निकालकर शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल कर दिया। साथ ही फरखंदा को भी मोंटेसरी में डाल दिया, और वो जो सही मायनों में इस घर की मालिक थी, वो आया के रहमो करम पर थी। वो भी गनीमत था कि आया अच्छी औरत थी, न सिर्फ उसका बेहद ख्याल रखती बल्कि उसके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर दिल ही दिल में कुड़ती भी थी, और वो उसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि बहरहाल मुलाजमत थी और अच्छी तरह जानती थी कि किसी मामूली सी बात पर भी मुलाजमत से निकाली जा सकती है। और फिर उसे अपनी मुलाजमत से ज़्यादा राबिया का ख्याल था, क्योंकि उसे तो मुलाजमत कहीं भी मिल सकती थी, लेकिन वो राबिया को नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा था। उसकी पैदाइश पर ही शहजाद उसे लेकर आया था, और वो शहजाद और आसिया के हुस्न सलूक को भूली नहीं थी। 2 माह बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वो इतने अरसे में ही जान गई थी कि दोनों मियाँ बीवी कितने हमदर्द और खुदा तरस हैं, और इन दोनों की अपने बड़े भाई और भांवज के लिए जो बात और सोच थी, इससे भी वो आगाह थी। जभी तो अब उनका राबिया के साथ जो रवैया था, वो उसे बेहद दुख पहुंचाता था। सलमा बेगम दूध का डब्बा खैरात के से अंदाज में उसके सामने डालती और ख़त्म होने पर बाकायदा जरा करती कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, और ये कि उसे कम पिलाया करो, वगैरह वगैरह। बहरहाल वक्त ख्वाह कैसा भी हो गुजर ही जाता है, और फिर ये भी कि जो बातें शुरू में बहुत तकलीफ़ देती हैं, रफ्ता रफ्ता इंसान उसका आदी हो जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वही तकलीफ़ दे बातें रोज़ाना का मामूल लगने लगती हैं। आया भी शुरू में बहुत कुढ़ती और छुप छुप कर रोती भी थी, लेकिन फिर इन हालात की आदी हो गई। राबिया अभी पूरे 1 साल की नहीं हुई थी कि सलमा बेगम के यहाँ चौथे बच्चे की आमद हुई। सलमा बेगम, जिन्हें औलाद नरीना की शदीद ख्वाहिश थी, गो के पहलोटी की औलाद इबरार था, लेकिन उसकी माजूरी से गालबन वो मायूस सी थीं, और अब सेहतमंद फराज को पाकर वो बेहद खुश थीं, और इसमें इस हद तक मगन के अपनी दूसरी औलाद से कदरे और राबिया से बिल्कुल ही गाफिल हो गईं। और उनकी ये गफलत आया को बहुत गनीमत लगी, क्योंकि पहले तो वो हर बात पर हर काम में टोकना अपना फ़र्ज समझती थीं, और अब यूँ होने लगा कि दिन में एक आध बार ही उसका सामना होता, और इस वक्त भी आया कुतरा कर निकल जाती। वक्त कुछ और आगे सिरका राबिया ने बोलना शुरू किया तो आया को अम्मा कहने लगी, और वो जो कहते हैं कि पैदा करने वाली माँ से पालने वाली का हक भी ज़्यादा और मोहब्बत भी, तो आया सचमुच उसकी अम्मा बन गई। यूँ भी बच्चा सिर्फ मोहब्बत की ज़ुबान समझता है। वो किसी वक्त खेलती हुई फरखंदा की तरफ निकल जाती तो दोनों बहनें डांट कर भगा देती।
ابرار کا مزاج الگ تھا، وہ غالباً اپنی معذوری کے باعث کچھ چڑچڑا ہو گیا تھا، کبھی اس پر خاموشی کے دورے پڑتے اور کبھی چیخنے چلانے لگتا۔ گو کہ شکلاً اچھا خاصا تھا، لیکن سنجیدگی کے ساتھ کچھ ایسی سختی طاری کیے رکھتا کہ وہ اسے دیکھ کر ہی سہم جاتی تھی۔ اسی طرح سلمیٰ بیگم سے بھی دور بھاگتی تھی، اور ظاہر ہے ایسے حالات میں ایک آیا ہی تھیں جن کی آغوش میں سمٹ کر وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی، اور سارا دن بھی انہی کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ پھر اسکول جانے کی عمر کو پہنچی تو گھر سے قریب جو اسکول تھا وہاں سلمیٰ بیگم نے اسے داخل کروا دیا، اور پہلے سلمیٰ بیگم کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ پاؤں والی ہوگی آیا کی چھٹی کر دیں گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آیا کو اپنی ماں سمجھنے لگی ہے تو انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ غالباً ان کی پیش نظریہ یہ بات تھی کہ اس طرح ان کی اولاد کے مقابلے میں وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے گی، اور وہ واقعی احساس کمتری کا شکار رہی۔ اسی گھر میں بہزاد احمد بھی تھے جنہوں نے دعوے سے کہا تھا کہ وہ ان کا اپنا خون ہے، اور یہ کہ وہ اسے کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ تو بڑے آدمی بن کر وہ اس سے تو کیا، گھر سے ہی خاصے لا تعلق ہو گئے تھے۔ غالباً اس گھر میں آتے ہی ان کے اور سلمیٰ بیگم کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ گھر سے باہر کے معاملات وہ دیکھیں گے اور اندر کی ذمہ داری سلمیٰ بیگم کی ہوگی۔ اور مرد یوں بھی تھوڑا بہت خود غرض ضرور ہوتا ہے، یعنی اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے، خصوصاً گھر کے اندر کے بکھیڑوں سے۔ بہزاد احمد بھی گھریلو معاملات سے یا تو واقعی بے خبر رہتے تھے یا قصداً انجان بنے رہتے تھے۔ ہفتے میں ایک آدھ دن ہی رات کے کھانے پر سب بچوں کے ساتھ شریک ہوتے، اور ان میں انہیں رابعہ بھی نظر آ جاتی تھی۔ کبھی موڈ میں ہوتے تو سب کے ساتھ اس کا احوال بھی پوچھ لیتے، ورنہ زیادہ تر خاموشی رہتے تھے۔ یوں ہی وقت کا کارواں اپنے ساتھ کتنے ماہ سال سمیٹ کے لے گیا۔ سلمیٰ بیگم ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد آخر میں رخشندہ کے کمرے میں آئیں تو اسے اطمینان سے لیٹے دیکھ کر خفگی سے بولی، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کیوں؟ میرا مطلب ہے کہیں جانا ہے کیا؟ انجان مت بنو، میں نے صبح ہی تمہیں بتایا تھا کہ آج تمہاری نجمہ آنٹی کچھ مہمانوں کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ارے ہاں، آپ نے بتایا تو تھا، پھر تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ میرا مہمانوں کے سامنے جانے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو، وہ خاص طور سے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم کے لہجے میں تیز لہجے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اسی اطمینان سے اچھا کہہ کر رہ گئی۔ تب سلمیٰ بیگم نرم پڑتے ہوئے بولی، دیکھو رکھی، اب تم بچی نہیں ہو جو ان باتوں کو سمجھ نہ سکو۔ نجمہ بہت اچھا پرپوزل لے کر آ رہی ہے، تم میرے لیے پریشانی مت کھڑی کرو۔ اور ایک تم ہی نہیں ہو، تمہارے بعد فری بھی ہے جو اب دیکھنے میں تم سے بڑی نظر آنے لگی ہے، تو آپ پہلے اس کی شادی کر دیں۔ نہیں، پہلے میں تمہاری شادی کروں گی۔ چلو اٹھ کر حلیہ ٹھیک کرو اپنا، میرے پاس فضول بحث کے لیے وقت نہیں ہے۔ پھر جاتے جاتے بولی، اور سنو، مہمانوں کے سامنے ذرا خاموش ہی رہنا، فار گاڈ سے کمی۔ وہ چیخ پڑی، یعنی اب آپ مجھے ایٹیکیٹس بھی سکھائیں گی؟ اس لیے میں نے خاموش رہنے کے لیے کہا ہے کہ تم بہت جلدی غصے میں آ جاتی ہو۔ غلط بات پر غصہ نہیں آئے گا کیا؟ اچھا چپ رہو، میرا خیال ہے وہ لوگ آ گئے ہیں، تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ سلمیٰ بیگم عجلت میں بات ختم کر کے اس کے کمرے سے نکل آئیں تو سامنے سے نجمہ تیز قدموں سے آ رہی تھی۔ اشارے سے مہمانوں کی آمد کا بتایا اور دونوں بہنیں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ پھر اندر موجود خواتین کو دیکھ کر ہی سلمیٰ بیگم خاصی مرعوب ہو گئیں۔ ویسے ان کے بارے میں نجمہ نے پہلے سے بھی انہیں بتا دیا تھا کہ ان کی نسبت بہت اونچی فیملی ہے، اور وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے ہی گھروں کی تلاش میں تھیں، اس لیے ان کے سامنے بچی جا رہی تھیں۔ اور ابھی ابتدائی رسمی بات چیت کا مرحلہ ہی طے ہوا تھا کہ ایک کومل سی لڑکی یہاں کی صورتحال سے یکسر انجان ہاتھ میں کتاب لیے اندر چلی آئی۔ مہمان خواتین نے دلچسپی سے اسے دیکھا، جبکہ نجمہ اور سلمیٰ کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں۔ بہت کوشش سے لہجے پر قابو پا کر سلمیٰ بیگم نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ رخشندہ آپا کہاں ہیں؟ وہ خود پر اتنی نظریں محسوس کر کے گھبرا گئی تھی۔ اپنے کمرے میں ہیں، جاؤ اسے یہاں بھیج دو۔ جی۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی تو مہمان خاتون نے اشتیاق سے پوچھا، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ میری ہی سمجھیں۔ سلمیٰ بیگم ان کا اشتیاق سمجھتے ہوئے سنبھل کر بولیں، یہ میرے دیور کی بیٹی ہے۔ اس کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی میرے دیور اور دیورانی ایک حادثے کا شکار ہو گئے، پھر ظاہر ہے ہم ہی اس کے ماں باپ بن گئے، اور سچ پوچھوں تو یہ بھی مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ ہاں، نجمہ بیگم ان کی تائید کرتے ہوئے بولی، ایک پل کے لیے آپا بیگم اسے خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی منگنی کی ہے، ان کا بس چلے تو فوراً شادی بھی کر دیں، لیکن ابھی چھوٹی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے بات اچک لی، یہ تو میٹرک کا امتحان دے رہی ہے، انشاءاللہ BA کرے گی، پھر شادی کروں گی۔ جاؤ نجمہ، رکھی کو بلاؤ۔ جی اچھا۔ نجمہ فوراً اٹھ کر چلی گئی اور کچھ دیر بعد رکھی کو ساتھ لے کر ہی آئی تو دونوں خواتین اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ رخشندہ بے شک حسین تھی اور بہت سلیقے سے تیار بھی ہوئی تھی۔
और गो کہ اس وقت رابعہ اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن دیکھنے والی آنکھوں نے کچھ دیر پہلے اسے دیکھا تھا، اس لیے اب اس کے حصے میں سرسری نظر ہی آئی، جس میں ناپسندگی تو نہیں تھی اور پسندگی کا اظہار بھی فوراً نہیں ہو سکا، جبکہ سلمیٰ بیگم چاہ رہی تھیں کہ اس پہلی نشست میں ابتدائی مراحل طے ہو جائیں، لیکن وہ خواتین کوئی بھی بات چھیڑے بغیر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ یہ سب اس منحوس رابعہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے جاتے ہی سلمیٰ بیگم پھٹ پڑیں۔ آخر وہ یہاں لینے کیا آئی تھی؟ بلاؤ اس نامراد کو، میں پوچھتی ہوں۔ دفع کریں آپا بیگم۔ نجمہ کے انداز میں بیزاری تھی۔ کیسے دفع کروں؟ اس کی ماں نے تمہارا حق مارا اور یہ چھوڑیں آپا بیگم، میرا حق مار کر کیا پایا اس نے؟ یہ بھی کچھ نہیں پا سکے گی، قدرے توقف کے بعد بولی۔ میرا خیال ہے آپ اسے اپنے پاس رکھ کر غلطی کر رہی ہیں، اگر اسے نانا کے پاس بھجوا دیں تو۔ نہیں، ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سلمیٰ بیگم بول پڑیں۔ اگر اسے نانا کے پاس بھجوانا ہوتا تو اپنے پاس رکھتی ہی کیوں؟ کیا مطلب؟ کیا اسے کسی مقصد کے تحت یہاں رکھا ہے؟ مقصد کیا ہونا ہے بے وقوف؟ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ گھر، روپیہ، پیسہ سب اس کے باپ کا تھا؟ اگر یہ کسی اور جگہ رہتی تو لوگ اسے بہکاتے کہ باپ کے بعد وارث اور حقدار تم ہو۔ ہاں، نجمہ نے ایک پل میں ساری بات سمجھ کر ہاں کی صورت میں گہری سانس لی، پھر پوچھنے لگی، اسے اپنے ماں باپ کے بارے میں معلوم بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ آیا کو ہی اپنی ماں سمجھتی ہے۔ ہو سکتا ہے آیا نے اسے بتایا ہو یا آپ نے آیا کو منع کیا ہے۔ نہیں، مجھے اسے منع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ بے وقوف عورت اس کی محبت اور ہمدردی میں بتانے سے گریز کرتی ہے کہ کہیں اسے دکھ نہ ہو۔ پھر استہزائیہ انداز میں ہنس کر بولیں، ایک بار مجھے سمجھا رہی تھی کہ بی بی رابعہ کو مت بتائیے گا میں اس کی ماں نہیں ہوں، ورنہ بیچاری کو بہت دکھ ہوگا۔ اچھا، نجمہ زور سے ہنسی، تب سے آپ اور بے فکر ہو گئی ہوں گی۔ ہاں، لیکن اب کی بات کرو، یہ خواتین دوبارہ آئیں گی یا نہیں؟ ضرور آئیں گی۔ نجمہ کے اتنے یقین سے کہنے پر سلمیٰ بیگم پرسوچ انداز میں انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ کمرے کے سامنے بنا چھوٹا سا چکور برآمدہ شروع سے ہی اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو وہیں بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی، ذرا بڑی ہوئی تو ستون کے پاس کھڑی ہو کر فری اور فراز کو لان میں کھیلتے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھتی تھی، اور اب جب بھی فارغ ہوتی تو یہیں آ بیٹھتی تھی۔ ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی، کچی عمر، کچا ذہن اور سوچوں کی پرواز بھی بس اسی حد تک تھی۔ بیچارے ابرار بھائی ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہوں گے، جب تو اتنا غصہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ میاں نے انہیں ایسا کیوں بنایا ہے۔ رکھی آپا کتنی اچھی لگتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی ہیں۔ شاید میں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ فری باجی تو بس چپ ہی رہتی ہیں، اور فراز، وہ جھرجھری لیتی، کتنا بدتمیز ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تائی جی بھی اس کے سامنے خاموش ہو جاتی ہیں۔ میں تایا جی سے کہوں گی کہ نہیں، میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ تو۔ رابعہ اماں کی آواز پر وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ بیٹا، دونوں وقت مل رہے ہیں، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی آئی۔ اماں نماز کے لیے کھڑی ہو رہی تھیں۔ وہ دوسرے دروازے سے ٹی وی لاؤنج میں آئی تو رخشندہ جانے کس بات پر تائی جی سے الجھی ہوئی کہہ رہی تھی، آپ چند دنوں کی بات کرتی ہیں، میں چند دموں کے لیے بھی ایسی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ کہیں جاؤ آؤ نہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، آخر کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تمہاری بات چل رہی ہے میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ کس خیال کے ہیں، پتہ نہیں تمہارا آزادانہ گھومنا پھرنا پسند کریں یا نہیں۔ تائی جی نے آسانی سے سمجھانا چاہا، لیکن وہ چیخ پڑی، کیسی بات کرتی ہیں امی؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ وہ بہت اونچی فیملی کے ایڈوانس لوگ ہیں، پھر کیوں نہیں پسند کریں گے؟ سمجھنے کی کوشش کرو رکھی، ایڈوانس لوگوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بس رہنے دے، مجھے ان کی قسمیں جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ البتہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ مجھے بیک ورڈ لوگ بالکل پسند نہیں۔ اسی وقت فراز سیٹی پر کوئی دھن بجاتا ہوا اسی طرف آیا اور اسی مگن انداز میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ رکھی کی اونچی آواز سن کر رک گیا، پھر ایک دم اس کی طرف پلٹ کر بولا، یہ تم کیا ہر وقت چلاتی رہتی ہو؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تمیز؟ وہ اس پر غرائی، تمہیں تمیز ہے؟ پورے 7 سال چھوٹے ہو مجھ سے، کبھی آپ یا باجی کہنے کی توفیق نہیں ہوئی، مخاطب بھی کرتے ہو تو تم کر کے۔ تم میں بڑی بہنوں والی کوئی بات ہو تب تو آپ یا باجی کہوں۔ شٹ اپ، میں تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتی، مجھے بھی شوق نہیں ہے۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ رکھی تم چپ ہو جاؤ۔ تائی جی درمیان میں آ کر بولی تو رکھی کا پارا مزید بڑھ گیا۔ مجھے نہیں اس سے چپ کروائیں، وہ چھوٹا ہے، ورنہ میں ابو کے سامنے اس کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دوں گی۔ کیا ہے میرا کچا چٹا؟ ذرا بتاؤ تو۔ میں سب جانتی ہوں، کسی بھول میں مت رہنا، تم بھی کسی بھول میں مت رہنا۔ وہ برابر سے جواب دے کر اپنے کمرے کی طرف پلٹا ہی تھا کہ 2 قدم کے فاصلے پر وہ کھڑی نظر آئی۔ اس چیخو پکار سے خاصی سہمی ہوئی تھی اور راہ فرار ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ جاتے جاتے اس پر دھاڑا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی، بس نفی میں سر ہلا سکی، جاؤ اپنا کام کرو، بڑی تماشا دیکھنے آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔
अम्मा नमाज के बाद गालबन किचन में चली गई थीं। वो इनके पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर सकी और वो वहीं बैठ गई। इसे घर के अंदर होने वाली ऐसी लड़ाइयों पर बहुत दुख होता था। गो कि वो बचपन से यही माहौल देखती आई थी और ये भी कि घर के अफराद उसे कभी अपने साथ या अपने किसी मामले में शरीक नहीं करते थे। फिर भी इनकी लड़ाई झगड़े पर वो ये सोचकर अलग नहीं बैठ सकती थी कि ये इनका मामला है और वो उसे अपना समझे ना समझे, लेकिन वो सबको अपना समझती थी। रखी का उसे देखकर नागवारी से मुंह मोड़ना, इब्रार भाई का बात बेबात डांटना और फराज की हद दर्जा बदतमीजी बस कुछ देर को ही उसे रुलाती थी। उसके बाद वो यही सोचती कि सिर्फ मेरे साथ ही तो इनका रवैया ऐसा नहीं है, इन सब का आपस में भी यही रवैया है। अम्मा किचन से फारिग होकर आईं तो वो गुमसुम बैठी थी। क्या सोच रही है मेरी बेटी? उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़कर पूछा तो वो खोए खोए लहजे में बोली, मैं सोच रही हूँ अम्मा कि ये फराज इतना बदतमीज़ क्यों है। तुमसे कुछ कहा उसने? नहीं, वो रखी आपा के साथ झगड़ा कर रहा था। अम्मा, रखी आपा उससे कितनी बड़ी हैं और वो तो मुझसे भी छोटा है। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो उसकी माँ को चाहिए कि उसे समझाएं। और अब क्या समझेगा, शुरू से ही सर चढ़ा कर रखा है। आप क्यों नहीं समझाती उसे? वो सादगी से बोली। मैं? अम्मा अफसरदगी से मुस्कुराई। बेटा, मैं कौन होती हूँ इनके मामले में बोलने वाली? मेरी हैसियत ही क्या है? क्या है हमारी हैसियत? मैं अपनी हैसियत की बात कर रही हूँ। तुम तो बहुत कुछ हो। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। फिर उसका ध्यान बटाने की गर्ज से बात बदलते हुए बोली, खैर ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई क्या? नहीं। तो फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई, जब रिजल्ट आएगा फिर कॉलेज जाऊंगी। अच्छा चलो अब उठो, तुम्हारे ताया जी आ गए होंगे, खाना लगा दें। चलें। वो इनके साथ खड़ी हुई, लेकिन फिर एकदम रुक कर बोली, अम्मा ये सारे काम आप ही क्यों करती हैं? बस आदत सी हो गई है, अम्मा कहते हुए आगे बढ़ गई तो वो भी उनके पीछे चल पड़ी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। उसका रिजल्ट आया, वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुई थी। पहले अम्मा के गले लगकर इन्हें खुशखबरी सुनाई, फिर अखबार हाथ में लिए भागती हुई रखी के पास जा रही थी कि रास्ते में इब्रार भाई ने रोक लिया। क्या तुम्हारे पीछे किसी ने कुत्ता छोड़ दिया है? नहीं तो फिर इतनी बदहवास होकर क्यों भाग रही हो? वो हक लाई और कुछ समझ नहीं आया तो अखबार उनके सामने कर दिया। क्या कहीं एटम बॉम्ब गिरा है? वो अखबार पर सरसरी नज़र डालकर बोले। मेरा रिजल्ट वो खासी मज़ेका खेज हंसी थी। पास हो गई तुम? जी। अच्छा। वो चेयर की बैग से सर टिकाकर बाकायदा उसका जायज़ा लेने लगे तो वो घबरा कर बोली, मैं जाऊँ? कहाँ? रखी आपा के पास। क्यों? फिर खुद बोले, अच्छा इसे अपना रिजल्ट दिखाओगी? ज़रूर दिखाओ, लेकिन इसे क्या दिलचस्पी होगी? बल्कि यहाँ किसी को भी दिलचस्पी नहीं है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। उसके अंदर छंद से कुछ टूटा था। बहुत खामोशी से अखबार उनके हाथ से लेकर वहीं से वापस पलट आई और हमेशा वो बहुत थोड़ी देर के लिए आज़रदा होती थी, लेकिन आज सुबह से शाम हो गई, फिर रात, लेकिन उसकी आज़रदगी छटने का नाम नहीं ले रही थी। और जब कोई बात बहुत शिद्दत से महसूस की जाए तो सोचने का अंदाज भी कदरे बदल जाता है, बल्कि बहुत सारी बातें लाशऊर से निकलकर शऊर पर दस्तक देने लगती हैं। अम्मा, मैं कितनी बड़ी थी जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ? शायद पहले भी कभी उसने पूछा था, लेकिन आज उसका अंदाज गहरी सोच लिए हुए था, जैसे इसके बाद भी बहुत कुछ जानना चाहती हो। तुम 2 महीने की थी, अब्बू के बाद आप ताया जी के घर क्यों आ गई? मेरा मतलब है क्या कोई और नहीं था? आपके अम्मा, अब्बा या कोई और? अम्मा ने चौंक कर उसे देखा और फिर सोच कर बोली, तुम्हारे अब्बू यहीं रहते थे, इनके बाद तुम्हारे नाना लेने के लिए आए तो, लेकिन नाना अब कहाँ है? पता नहीं। अम्मा के अंदाज में बेबसी थी। आपको नहीं पता? वो हैरान हुई, क्या करती पता रख कर, जब यहीं रहना था। अम्मा के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे मुतमईन करें। बेहद उलझ कर बोली, ये आज तुम्हें नाना कैसे याद आ गए? बस यूं ही ख्याल आ गया था। क्या आपको याद नहीं आते? हाँ। अम्मा खामोश होकर कोई दूसरी बात छेड़ने को सोच रही थीं कि टीवी लाउंज से इब्रार भाई के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये तो इब्रार भाई हैं। वो इधर मुतवज्जो हो गई और साथ ही अम्मा ने लाइट ऑफ कर दी तो उसने तकिए पर सर रख लिया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। सुबह नाश्ते पर भी इब्रार भाई का मूड ख़राब था और जब वो बोले तब उसकी समझ में आया कि वो किस बात पर बिगड़ रहे हैं। फराज ने इसके साथ ही मैट्रिक का इम्तिहान दिया था और वो फेल हो गया था। इब्रार भाई ताया जी के सामने उसे डांटते हुए कहने लगे, सारा दिन आवारा लड़कों के साथ फिरते रहते हो, कभी मैंने तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखा। याद रखो ये लड़के कभी तुम्हारे काम नहीं आएंगे जो सुबह शाम पुकारने चले आते हैं। मुझे तो तुम्हारी सरगर्मियाँ भी मशकूक लगती हैं और हैरत है कि किसी को इस घर में परवाह ही नहीं। फिर अचानक उसकी तरफ रुख मोड़कर उस पर बरस पड़े। और राबिया, तुम ये मत समझना कि मैट्रिक कर लिया तो पढ़ाई ख़त्म, अब आराम से घर बैठ जाओगी। कौन से कॉलेज में दाखिला लोगी? जी। वो सिर पटाकर देखने लगी, कौन से कॉलेज में जाओगी? उनके धाड़ने पर वो बुरी तरह सहम गई। यही बात वो आराम से भी कह सकते थे, लेकिन शायद इन्हें चीख कर बात करने की आदत थी।
तब ताई जी को पता नहीं उसकी हालत पर रहम आया या इस ख्याल से कि कहीं वो दोबारा फराज की तरफ मुतवज्जो ना हो जाए। बोल पड़ी, रखी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी में करवा दो। सुन लिया तुमने, जिस दिन दाखिले शुरू हो रखी के साथ चली जाना। हाँ, मैं तुम्हें दाखिल करवा दूंगी। रखी ने भी गोया एहसान किया, तुम खुद भी कुछ करना सीखो, कब तक दूसरों की उंगली पकड़कर चलोगी। अब के इब्रार भाई ने ज़रा नरमी से कहा तो वो सर इस बात में हिलाकर वहाँ से उठ आई। ये भी गनीमत था कि इब्रार भाई ने गुस्से में ही सही बात छेड़ दी थी, वरना सिर्फ खुद से कहने पर बहुत दिन लगते। और इब्रार भाई एक ही बात टोक कर खामोश नहीं हो गए थे, रोज़ाना सबके सामने पूछते। और जब तक वो कॉलेज नहीं जाने लगी उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। इन दिनों ताई जी रखी की शादी की तैयारियों में लगी हुई थीं और रखी जो शुरू से ही बहुत आज़ाद ख्याल रही थी, खुद पर किसी किस्म की पाबंदी उसने कभी बर्दाश्त नहीं की थी। वो अब ताई जी की मिन्नत समाजत करने पर किसी हद तक दोस्तों से कटकर घर तो बैठ रही थी, लेकिन उसका ज़्यादा वक्त टेलीफोन के साथ ही गुजरता। कम से कम राबिया ने जब भी उसे देखा वो टेलीफोन पर किसी से बात करती नजर आती। गो के रखी इससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, फिर भी उसे जब भी कोई बात कहनी होती या कोई चैप्टर समझना होता तो उसी के पास आती थी। हालांकि इस घर में फरी भी थी, लेकिन जाने क्यों उसे फरी की खामोशी से उलझन होती थी और इब्रार भाई के सामने खुद से जाने की तो उसने कभी हिम्मत ही नहीं की थी। अचानक सामना हो जाता या वो बुला लेते तब भी उसकी आधी रूह तो फना ही हो जाती थी। इस वक्त भी उन्होंने पता नहीं किस काम से बुलाया था। वो बहुत डरती हुई इनके कमरे में आई। क्या कर रही थी? खिलाफे मामूल और खिलाफे तवक्को उन्होंने बड़े आराम से पूछा था। कुछ नहीं, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, समझी तुम? जी। उसने डरते डरते इनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोले, बैठ जाओ। वो हैरान होते हुए बैठ गई तो वो फिर बहुत खामोशी से उसका जायज़ा लेने लगे। इब्रार भाई, कोई काम है तो बताइए। वो उनकी नज़रों से घबरा कर बोली, नहीं कोई काम नहीं। फिर मैं जाऊँ? कहाँ? अम्मा किचन में है, इनका हाथ बटाऊंगी। वो किसी तरह जाना चाह रही थी। पहले ये तो सुन लो कि मैंने तुम्हें बुलाया क्यों है। वो अपनी चेयर उसके करीब ले आए और उसकी सवालिया नज़रों को देख कर कहने लगे, अभी मुझे शहजाद चचा यानी तुम्हारे अब्बू बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे। वो बहुत हमदर्द और नेक इंसान थे, हम सबका बहुत ख्याल रखते थे। मुझसे कहते थे कि मैं बहुत जल्द तुम्हें इलाज के लिए बाहर ले जाऊंगा, और अभी मैं सोच रहा था कि अगर वो होते तो शायद मैं इस तरह व्हील चेयर पर ना बैठा होता। आपको मेरे अब्बू याद हैं? वो हसरत से पूछने लगी। बेवकूफ़, याद हैं, जब भी तो इनकी बात कर रहा हूँ। पता है, इस वक्त मैं 8 साल का था और मुझे इनकी बहुत सारी बातें याद हैं, लेकिन इनकी शक्ल ठीक से याद नहीं है। शायद तुम्हारी तरह, बल्कि तुम इनकी तरह हो, या शायद अपनी अम्मी की तरह। वो उसे यूं देख रहा था जैसे इसमें चचा चची का अक्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन इब्रार भाई, मैं अम्मा से तो नहीं मिलती। कौन अम्मा? उन्होंने चौंक कर पूछा। मेरी अम्मा। उसके मासूम से पूछने पर उन्होंने गहरी सांस ली। हाँ, तुम उनसे नहीं मिलती। तुम उनसे मिल भी कैसे सकती हो? क्यों? क्यों का जवाब तुम खुद खोजो राबिया, खुद। वो जोर देकर बोले, तुम ये क्यों समझती हो कि जो कुछ तुम्हारी आंखें देख रही हैं और जो कुछ कान सुनते हैं वही सच है? नहीं, कभी कभी मुझे तुम पर बहुत रहम आता है। कभी मेरा दिल चाहता है तुम्हें इतनी असियत दूं कि तुम सिसक सिसक कर मर जाओ। इब्रार भाई, उसके होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की और आंखों में खौफ की परछाइयां उतर आईं, जिन्हें देखते ही वो आपे से उखड़ गए। तुम यूं ही डर डर कर मर जाओगी, दफा हो जाओ मेरे सामने से। अगर इसमें हिम्मत होती तो वो फौरन उठकर भाग जाती, लेकिन उसे उठने में ही देर लगी और बमुश्किल तमाम खुद को घसीटती हुई बाहर आई तो सामने फरी को देखकर बेअख्तियार उसे लिपट गई। क्या हुआ है? फरी ने उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन उसने अपने बाजों का हल्का मजीद तंग कर दिया। तब फरी ने महसूस किया वो बुरी तरह कांप रही थी। आओ यहाँ बैठो। फरी उसे साथ लगाए हुए कमरे में ले आई और उसे बिठाकर पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। फिर पूछने लगी, अब बताओ क्या बात है? इब्रार भाई, वो इसी कदर कह सकी और फरी समझकर बोली, इब्रार भाई ने डांटा है, इनकी तो आदत है। तुम क्यों गई थी इनके कमरे में? उन्होंने खुद बुलाया था, यानी बुलाकर डांटा, लेकिन किस बात पर? पता नहीं, पहले तो ठीक तरह से बात कर रहे थे, फिर अचानक। हाँ, इन्हें अचानक ही गुस्सा होता है, और तुम जानती तो हो, और तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि माजूरी के बिना पर इनका मिजाज ऐसा है, इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। फरी ने उसे समझाते हुए कहा तो वो सादगी से बोली, मैंने बुरा नहीं माना, फिर बस इनके गुस्से से डर गई थी। अच्छा चलो, अब वो बुलाएं तो मत जाना। और हाँ, वो तुम्हारी क्लास शुरू हो गई। जी। फिर तो तुम्हें दिल लगा कर पढ़ना चाहिए। किस सब्जेक्ट में मुश्किल हो तो मुझे उससे पूछ लेना। जी। पहली बार फरी ने उससे इतनी देर तक बात की थी। वो अपने कमरे में आकर बहुत हैरान होती रही थी। स्कूल में उसने ज़्यादा सहेलियाँ नहीं बनाई थीं, बस एक नाज़मा से दोस्ती थी और ख्याल था कॉलेज में भी इसी का साथ रहेगा। लेकिन अपने वालिद के ट्रांसफ़र के बाइस वो लाहौर चली गई थी और वो दोस्ती के मामले में मोहतात तो नहीं थी, बस उसके अंदर एक झिझक सी थी और हालात का बख्शा हुआ एहसास कमतरी।
جو وہ خود سے پہل نہیں کرتی تھی۔ کالج آتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس عرصے میں چند لڑکیوں سے رسمی بات چیت ہو جاتی تھی، وہ بھی اگر پہل ان کی طرف سے ہوتی تب، ورنہ وہ الگ تھلگ ہی بیٹھی رہتی تھی۔ اور ابھی وہ پوری طرح کلاس میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پائی تھی کہ گھر میں رکھی کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ اماں کے کہنے پر اس نے کالج سے ہفتے بھر کی چھٹی لے لی۔ اسے یوں بھی رکھی اپنے تمام تر کچھ ادائیوں کے باوجود اچھی لگتی تھی، اور جہاں اس کی شادی کی خوشی تھی وہاں اس کے جانے کا افسوس بھی تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ سارا وقت ان کے پاس بیٹھی رہے، بہانے بہانے سے اس کے کمرے میں جاتی، لیکن وہ اپنی سہیلیوں میں ہوتی اور اسے دیکھتے ہی بھگا بھی دیتی، اور اسے بس کچھ دیر کو ہی دکھ ہوتا، پھر خود کو بہلا لیتی۔ بہرحال تائی جی نے اگر رکھی کی شادی بڑے لوگوں میں کی تھی تو انتظام بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا تھا۔ بارات کے استقبال کے لیے وہ چپکے سے فری کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی اور بہت خوش تھی، لیکن اس مرحلے سے گزر کر اندر آتے ہوئے اس کی ساری خوشی اس وقت رخصت ہو گئی جب اس نے سنا تائی جی کسی خاتون کے پوچھنے پر اس کے بارے میں کہہ رہی تھیں، یہ میرے دیور کی بیٹی ہے اور میری ہونے والی بہو۔ اور اس وقت سے اب تک وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر تائی جی نے کس حساب سے یہ بات کہی۔ کبھی ابرار بھائی کا خیال آتا، جنہیں دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگتی تھی، اور ان کے مزاج سے قطع نظر اس نے سادگی سے سوچا، ابرار بھائی تو معذور ہیں، چل بھی نہیں سکتے، پھر بھی بھلا ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے۔ ان کے بعد فراز کا خیال آیا، فراز تو مجھ سے چھوٹا ہے اور وہ تو کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ شاید میں نے غلط سنا تھا۔ آخر میں اس نے خود کو بہلایا تھا، کیونکہ اس کا ذہن کسی طرح بھی اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ ابرار بھائی یا فراز میں سے کوئی اس سے شادی پر تیار ہوگا، اور یہ اس کا احساس کمتری ہی تو تھا کہ ایک بار بھی اسے یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کیا چاہتی ہے، گویا خود اس کے نزدیک بھی اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پورے 1 ہفتے بعد کالج گئی تب احساس ہوا کہ اس کی کتنی کلاسز اور کتنے اہم لیکچر مس ہو گئے ہیں۔ ایک لڑکی سے نوٹس مانگے تو اس نے اس شرط پر دیے کہ وہ یہیں اتار کر واپس کر دے گی۔ تب فری پیریڈ میں وہ نوٹس اپنی کاپی پر اتارنے کی غرض سے لائبریری میں آ بیٹھی، اور ابھی اس نے لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک لڑکی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہی تھیں ہیں؟ اس نے چونک کر دیکھا، حیران بھی ہوئی کہ کوئی اس کی غیر حاضری کو محسوس بھی کر سکتا ہے۔ کیا بیمار تھیں؟ لڑکی نے پھر پوچھا۔ نہیں، میری بہن کی شادی تھی۔ اچھا، مبارک ہو، بلایا نہیں؟ کیسے بلاتی، میرا مطلب ہے ہماری جان پہچان ہے نہیں، وہ سادگی سے بولی۔ یہ تو ہے، خیر جان پہچان میں کیا دیر لگتی ہے، میرا نام افشاں ہے اور تمہاری کلاس میں ہوں، میں رابعہ ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ افشاں کچھ زیادہ ہی باتونی تھی، یا پھر ایک ہی نشست میں اس کے بارے میں سب جان لینا چاہتی تھی۔ میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، شاید تم نے دیکھا بھی ہو، یہ سڑک جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے بائیں ہاتھ پر پہلا بنگلہ جس پر بہزاد منزل لکھا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ تو افشاں کچھ دیر پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اسی انداز میں بولی، تم بہزاد منزل میں رہتی ہو؟ وہاں میری کزن بھی ہے۔ کون؟ رکھی آپا۔ میں نام نہیں جانتی، لیکن یہ جانتی ہوں کہ وہ شہزاد انکل کی بیٹی ہے۔ اس کا چونکنا اور حیران ہونا فطری تھا۔ یوں ہی اسے دیکھے گئی تو وہ پوچھنے لگی، تم جانتی ہو اسے؟ میرا مطلب ہے شہزاد انکل کی بیٹی کو۔ ہاں، میں ہی ہوں ان کی بیٹی۔ اچھا، وہ ایک دم خوش ہو کر بولی، پھر تو تم سے مل کر خوشی ہوئی، لیکن تم؟ بھائی میں تمہاری خالہ زاد ہوں۔ خالہ زاد؟ اور اسے یاد آیا، اس نے اماں سے نانا کے بارے میں پوچھا تھا۔ گہری سانس لے کر بولی، کتنی عجیب بات ہے کہ خالہ زاد ہوتے ہوئے بھی ہم پہلے کبھی نہیں ملے، اور اس میں غلطی سراسر تمہاری ہے۔ میری کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو سرے سے کچھ معلوم ہی نہیں، جبکہ تم جانتی تھیں کہ میں بہزاد منزل میں رہتی ہوں، پھر بھی کبھی نہیں آئی۔ اس نے اپنے فطری سادگی سے الزام اس کے سر رکھ کر توجیہ پیش کی، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کر سکتی تھی جب بڑے ہی آپس میں نہیں ملتے۔ خیر آج تم میرے ساتھ گھر چلنا، اماں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ کون اماں؟ کیا تم اپنی تائی اماں کو کہتی ہو؟ نہیں، میں اپنی اماں کی بات کر رہی ہوں، میری اماں۔ لیکن افشاں کچھ کہتے کہتے رہ گئی، اس لیے نہیں کہ اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اسے اپنی معلومات پر شبہ ہوا کہ شاید وہ ٹھیک طرح سے نہیں جانتی، اور ایسا نہ کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے تم میرے ساتھ چلو، نانا تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً بات سنبھالی، ٹھیک ہے میں چلوں گی۔ وہ تیار ہو گئی۔ پہلے میں یہ نوٹس اتار لوں، کیونکہ کاپی ابھی اس لڑکی کو واپس کرنی ہے۔ واپس کر دو اور نوٹس مجھ سے لے لینا۔ اچھی بات ہے۔ وہ کاپی اٹھا کر کونے میں بیٹھی لڑکی کو دے آئی اور پھر افشاں کے ساتھ باہر آ گئی۔
नाना उसे देखकर खुश तो हुए, फिर सीने से लगाकर इतना रोए कि वो परेशान हो गई। उनका झुर्रियों ज़दा चेहरा हाथों में लेकर बोली, आप रोए मत ना, मैं अम्मा से कहूँगी, वो भी आपसे मिलने आएंगी। मेरी बच्ची, नाना ने फिर उसे सीने में भींच लिया। अब तो मुझे ही तेरी माँ के पास जाना है। नहीं नहीं नाना, आप तो चल भी नहीं सकते, मैं अभी अम्मा को लेकर आती हूँ। नाना ने चौंक कर कहा, कहाँ है तेरी माँ? घर पर है। उसके इतने यकीन से कहने पर कमरे में सन्नाटा छा गया। तब अफशा की अम्मी उसके करीब आते हुए बोली, शायद तुम अपनी ताई अम्मा को अम्मा कहती हो, वरना तुम्हारी अम्मी और अब्बू का तो एक साथ ही इंतकाल हुआ था। जी? गैर यकीनी अपनी बेखबरी का दुख और जाने क्या कुछ था जिसने उसकी ज़ुबान गूंग कर दी थी। कभी खाला को देखती, कभी नाना को। तब नाना खाला को टोकते हुए बोले, तुमने नाहक बच्ची को परेशान किया। जब ताया ताई ने उसे औलाद की तरह समझा तो फिर वही उसके माँ बाप हुए, और शायद इसीलिए तो इन्होंने इसे कभी हमसे मिलने नहीं दिया कि कहीं हम इसे बता ना दें। फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा वही तुम्हारे माँ बाप हैं। वो अब भी बोलने से कासिर थी, लेकिन उसका जहन बुरी तरह उलझा था। उसे इब्रार भाई की बात याद आई। तुम क्या समझती हो कि जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती हैं और जो कुछ कान सुनते हैं वही सच है? नहीं तो फिर सच क्या है? उसने नाना के हाथ थाम लिए। मुझे बताइए नाना, मेरे अम्मी अब्बू के साथ क्या हुआ था? हादसा, दोनों गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और मौका पर ही दोनों जाँ बहक हो गए। मैं इस वक्त कहाँ थी? तुम्हारे घर पर आया के पास छोड़ गए थे। वो अच्छी औरत थी। क्या अब भी वही है? हाँ, या पता नहीं, वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी। उसी वक्त अफशा ने आकर खाना लगने की इत्तला दी तो खाला उसे उठाते हुए बोली, चलो पहले खाना खा लो। मुझे भूख नहीं खाला, मैं अब घर जाऊंगी, ये भी घर है, चलो आओ शाबाश। वो उनके इसरार पर दस्तरख्वान पर आ बैठी। फिर खाने के दौरान खाला उसे बता रही थी कि कई बार नाना उसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन उसकी ताई जी ने किसी न किसी बहाने टाल दिया और अपने बारे में कहने लगी कि मैं क्योंकि आसिया की सौतेली बहन थी इसलिए तुम्हारे पास आने का सिर्फ सोच सकी, क्योंकि मैं देख रही थी कि जब सगे नाना को मायूस लौटा दिया जाता है तो मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक हो। फिर उससे पूछने लगी, तुम्हारे साथ तो सब ठीक ठाक है ना? जी, वो इसी कदर कह सकी। फिर खाने के बाद वो नाना के पास बैठी तो इनके साथ अपनी अम्मी अब्बू की बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। इस दौरान खाला के दूसरे बच्चे भी स्कूल कॉलेज से आ गए थे और सभी गायबाना तौर पर उससे वाकिफ़ थे। उसके तारुफ में खाला ने इस कदर कहा था कि ये तुम्हारी आसिया खाला की बेटी है, और सब बहुत खुश होकर उससे मिले थे। दोपहर ढल चुकी थी जब एकदम से उसे घर का ख्याल आया, और ये भी कि वो बताए बगैर आई है और अम्मा परेशान हो रही होंगी। बस इसी वक्त जाने के लिए तैयार हो गई। नाना ने दोबारा आने के लिए कहा और फिर इनके कहने पर उबैद उसे घर तक छोड़ने के लिए आया। इसका ख्याल था सिर्फ अम्मा ही उसके लिए परेशान होंगी और देर से आने पर बास पुरस भी सिर्फ वही करेंगी, लेकिन पहले मरहले पर इब्रार भाई मौजूद थे और ऐसी चुभती हुई नज़रें थीं उनकी कि उसके कदम आप ही आप उनके सामने रुक गए। कहाँ से आ रही हो? खासा जारहाना लहजा था इनका कि वो कोई जवाब नहीं दे सकी। तब उन्होंने अपने सवाल को नया रंग दिया, इतनी देर से क्यों आई हो? देर हो गई, वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली। कहाँ देर हो गई? इस वक्त तक तो तुम कॉलेज में नहीं बैठी थी। मैं अपनी दोस्त के साथ उसके घर चली गई थी। उसे यही जवाब सूझा। क्यों? घर से फालतू हो तो और किसकी इजाज़त से गई थी? या तुमने ये समझ लिया कि अब तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही, जो तुम्हारा दिल चाहेगा करती फिरोगी? बहुत बड़ी हो गई हो ना, अपनी मर्जी की मालिक, जैसे इस घर की दूसरी लड़कियां अपनी मनमानी करती फिरती हैं। तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलोगी। इब्रार भाई किसी तरह खामोश होने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि उसकी आंखों में ढेर सारा पानी जमा हो चुका था, जिसे रोकने की कोशिश में वो नाकाम हो गई तो हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी। दफा हो जाओ मेरे सामने से, और याद रखना आइंदा अगर कॉलेज से कहीं गई तो टांगे तोड़कर रख दूंगा। वो भागकर अपने कमरे में आ गई, जहां अम्मा बेचैनी से यूं टह रही थी जैसे इनका बस ना चल रहा हो कि उसे इब्रार भाई के सामने से खींच कर ले आए। अम्मा, वो उनकी गोद में मुंह छुपाकर और शिद्दत से रोने लगी। बेटा, गलती तुम्हारी है, तुम बताकर जाती हम इतना परेशान तो ना होते। वो सर ऊंचा करके देखने लगी। क्या इब्रार भाई भी परेशान थे? हाँ, जभी तो इतना बिगड़ रहे हैं। एक तो बेचारा चल नहीं सकता, कितनी बार कुर्सी धकेलता हुआ गेट तक गया था। फिर अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करते हुए पूछने लगी, कौन सी सहेली के घर गई थी? वो अम्मा के चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो कुछ कंफ्यूज हो गई थी। समझ में नहीं आया इन्हें कैसे बताए कि वो नाना के पास गई थी और वहाँ से बहुत सारी बातें जान कर आई है।
یہ حقیقت کہ وہ اس کی ماں نہیں تھیں لیکن ماں جیسی ضرور تھیں، اپنی آغوش کی پناہ بخش کر اسے ہمیشہ سرد و گرم سے بچایا تھا، اور وہ ایک دم سے ان کی نفی کر کے انہیں دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ چلو منہ ہاتھ دھو کر کچھ دیر لیٹ رہو، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ اماں یہی سمجھیں کہ وہ بتانا نہیں چاہتی، اس لیے بات بدل رہی ہیں، اور اس نے بھی ان کی بات پر فوراً عمل کر ڈالا۔ شام میں سو کر اٹھی تو ذہن کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا، طبیعت میں بوجھل پن بھی نہیں تھا، بلکہ وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اماں اس وقت کچن میں ہوتی تھیں اور وہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اس وقت وہ ان کے پیچھے جانے کے بجائے اپنی من پسند جگہ پر آ بیٹھی اور نانا کی باتوں کو سوچنے لگی۔ درمیان میں کہیں کہیں ذہن بھٹک جاتا۔ میں کون ہوتی ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے، اماں نے کہا تھا، اور ان کی بات کو سوچتے ہوئے ابرار بھائی کی بات یاد آئی۔ تم اماں سے نہیں ملتی، تم ان سے مل بھی کیسے سکتی ہو؟ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے کہا تھا، کیوں کا جواب تم خود کھوجو رابعہ، خود۔ اور جواب اس نے کھوج لیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس کی امی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا۔ اور بھی کئی باتیں تھیں جو اسرار کے پردوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ مجھے اماں سے پوچھنا پڑے گا، صرف وہی ہیں جو سچ بتائیں گی، اس نے خود کلامی کے انداز میں سوچا، اور پھر وہاں سے اٹھ کر لان میں اتر آئی۔ کبھی کبھی درمیانی کیفیت انسان کو بڑا بے بس کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں اس کے اندر کیسا موسم اترا تھا جو نہ اسے خوش ہونے دے رہا تھا اور نہ اداس۔ یوں ہی چلتی ہوئی لان کے آخری سرے تک پہنچ گئی۔ واپس پلٹی تو گیٹ سے فراز کو داخل ہوتے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ وہ غالباً اپنی کسی دوست کے ساتھ تھا۔ بائک کی آواز آ رہی تھی اور وہ گیٹ پر ہی رک کر اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تیز قدموں سے روش پار کر کے لابی میں آئی۔ پہلا کمرہ ابرار بھائی کا تھا اور وہ بلا ارادہ ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر آتے ہی احساس ہوا، لیکن وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے فوراً واپس نہیں پلٹ سکی۔ کیا بات ہے؟ شکر ہے وہ دھاڑے نہیں، جب ہی اس کے حواس قائم رہے۔ دو قدم اور آگے بڑھ کر بولی، آئی ایم سوری ابرار بھائی، دوپہر میں آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، جواب میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ فوراً بیٹھ گئی تو کہنے لگے، میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے تمہاری قطعی پرواہ نہیں ہے، سمجھی تم؟ اس نے بے حد حیران ہو کر دیکھا تو کہنے لگے، مجھے صرف شہزاد چچا کا خیال آتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی غلط راستے پر چلو۔ اس نے سر جھکا لیا اور سوچ کر بولی، آپ کو صرف ابو کا خیال آتا ہے، امی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ کیا وہ آپ سے محبت نہیں کرتی تھیں؟ وہ چونکے بھی، حیران بھی ہوئے اور پھر اپنے مخصوص انداز میں کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر اس کا جائزہ لینے لگے۔ پہلی بار وہ نروس نہیں ہوئی اور سر اونچا کر کے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو انہوں نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ میں آج اپنے نانا کے پاس گئی تھی، وہیں سے معلوم ہوا کہ میری امی بھی ابو کے ساتھ تھیں۔ وہ قصداً خاموش ہو گئی۔ نانا کا پتہ تمہیں کس نے دیا؟ اس بات کو چھوڑیں ابرار بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے امی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ مجھے کیا پتا، آپ کو پتا ہے تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جا کر اپنی اماں سے پوچھو۔ ان کا موڈ بگڑتے دیر نہیں لگتی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ مزید چیختے چلاتے وہ جلدی سے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ کتنے بہت سارے دن گزر گئے، ان کے اندر عجیب سی بے قلی سمائی تھی۔ یہ دکھ بھی تھا کہ جس عورت کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، اس سے وہ اکثر لا علم کیوں رہی؟ اسے کچھ تو خبر ہوتی تاکہ جس طرح وہ اپنے ابو کو یاد کرتی تھی اس کے ساتھ امی کو بھی سوچتی۔ اس رات وہ اماں کے برابر لیٹی تو ان کے گلے میں بازو ڈال کر پوچھنے لگی، اماں، آپ نے میری امی کو بھی دیکھا تھا؟ اماں اس اچانک سوال پر حیران ہو گئیں، فوری طور پر کوئی جواب نہیں دے سکی۔ بتائیے نا اماں، اور اب یہ مت پوچھیے کہ مجھے امی کے بارے میں کس نے بتایا، بس مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ ہاں، میں نے اسے دیکھا تھا، اماں گہری سانس لے کر بولی۔ بڑی سندر لڑکی تھی، تمہاری طرح بھولی بھالی معصوم سی، ہنستی تھی تو گھنگرو سے بجنے لگتے تھے۔ ایسی پیاری جوڑی بنائی تھی اللہ میاں نے، پتہ نہیں کس کی نظر لگی کہ دونوں ہنستے کھیلتے گھر سے نکلے تھے اور واپس آئے تو خون میں نہائے ہوئے۔ پھر اماں کی خاموشی اسے گراں گزرنے لگی۔ پھر کیا ہوا تھا اماں؟ پھر کیا ہونا تھا؟ سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بولیں، تمہاری پیدائش پر شہزاد مجھے لے کر آئے تھے، پھر میں نے بس 2 مہینے ہی ان دونوں کو دیکھا۔ ان کے بعد سچ پوچھو تو میرا جی بھی یہاں سے اچاٹ ہو گیا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے میں یہیں رہ گئی، ورنہ جس وقت تمہارے نانا تمہیں لینے آئے تھے، اگر تمہارے تایا اور تائی تمہیں ان کے حوالے کر دیتے تو پھر میں بھی یہاں سے چلی جاتی۔ تایا جی نے مجھے نانا کے ساتھ کیوں نہیں جانے دیا تھا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹا؟ اماں نے پہلے لا علمی ظاہر کی، پھر اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے بولیں، اس وقت میرا خیال تھا کہ شاید بھائی بھاوج کی نشانی
को खुद से जुदा नहीं करना चाहते, और फिर तुम्हारे ताया जी ने कहा भी था कि तुम उनका खून हो, वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझेंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने तुम्हें औलाद की तरह तो क्या, कभी यतीम भतीजी समझकर भी सर पर हाथ नहीं रखा। बेशक तुम्हें सर पर ना बिठाएं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम भी ना करें। मेरा क्या हक है अम्मा, वो आजर्दगी में घिरकर बोली। यही बहुत है कि ताया जी ने हमें यहाँ रहने दिया और मेरे अखराजात भी पूरे करते हैं। वो तुम्हारे अखराजात पूरे करते हैं। अम्मा के लहजे में हल्की सी तलखी और हल्का सा तंज था। फिर उसके चेहरे पर आए बाल समेटते हुए बोली, कोई तुम पर एहसान नहीं कर रहा बेटी, ये सब तुम्हारे माँ बाप का है, घर भी और कारोबार भी। अच्छा, वो भी इतनी मेचोर नहीं थी कि इस बात को अपने मफाद में सोचती, या फिर माँ बाप की तरफ से वर्षे में मिली हुई हद दर्जा सादगी थी जो कहने लगी, फिर भी अम्मा, मैं तो इस वक्त बहुत छोटी थी। अगर ताया जी यहाँ ना आते, कारोबार ना संभालते, तो कोई और। कदरे तौक़ुफ़ से बोली, अम्मा आप कभी किसी पर जताइएगा नहीं। नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ, आप मेरी अम्मा हैं, बहुत अच्छी अम्मा। वो उनके मेहरबान और शफीक सीने में मुँह छुपा गई। इन दिनों जबकि उसके इम्तिहान करीब थे और वो यकसोई से पढ़ना चाहती थी कि रखी ने आकर सारे घर को डिस्टर्ब कर दिया। उसका कहना था कि वो दकनूसी लोगों के साथ मज़ीद नहीं रह सकती, और इतना अरसा भी वो खुद पर जबर करके रही है। ताई जी उसे समझाने की कोशिश करती तो वो जवाब में चीख चीख कर सारा इल्ज़ाम उनके सर रख देती कि इन्होंने सिर्फ ये देखा कि पैसे वाले बड़े लोग हैं, और उनका माहौल देखने की जहमत ही नहीं की थी, जहाँ बकौल उसके वो पाबंद होकर रह गई थी। बहरहाल घर की फ़ज़ा खासी मकदूर हो गई थी, या तो एकदम सुकूत छाया रहता, या फिर जैसे हर शय बोलने लगती, और ज़ाहिर है वो भी वहीं रहती थी, और कोई उसे अपना समझे न समझे, वो तो सबको अपना समझती थी, और इस कशीदगी को शिद्दत से महसूस करते हुए उसे दुख होता। कभी ताई जी पर रहम आता, जिनकी कोई औलाद उनके अख्तियार में नहीं थी, और उसका दिल चाहता वो एक एक के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत करें कि ताई जी की परेशानियों में इजाफा मत करो। वो नहीं जानती थी कि सारी परेशानियां खरीदी हुई इनकी अपनी हैं। फिर कभी इस रखी आपा पर रहम आता, जो बहुत चीखने चिल्लाने के बाद कमरे में बंद होकर रोना शुरू कर देती थीं, और कभी उज़ैर भाई के लिए उसका दिल दुखता, जो सुबह शाम रखी को फ़ोन कर रहे थे, और इस शाम वो खुद चले आए। उस वक्त वो लॉन में खड़ी थी। इन्हें देखकर खुशी हुई और सोचा कि वो रखी आपा को साथ ले जाएंगे तो सारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रखी किसी तरह भी इनके साथ जाने पर आमादा नहीं हुई। अजीब अजीब से मुतालबे थे उसके, और वो हर सूरत मनवाना चाहती थी, बल्कि उसके लहजे का घमंड जाहिर कर रहा था कि वो उज़ैर को झुकाकर या अपनी मर्ज़ी पर चला कर रहेगी। और उज़ैर ने बड़े सुकून से उसकी बातें सुनी और कुछ कहे बगैर खामोशी से चले गए। उसके बाद एक बार उनका फ़ोन आया, और बस इस कदर कहा था, सोच लो रखी, मैं तुम्हें सोचने को वक्त दे रहा हूँ। और रखी ने इनकी बात को तंजिया हंसी में उड़ा दिया था। शायद उसे यकीन था कि उज़ैर बार बार इनके दर पर आएंगे और बिलाखिर उसकी हर बात मानने का वादा करते हुए साथ ले जाएंगे। जब भी वो न सिर्फ इत्मीनान से थी, बल्कि किसी वक्त ताई जी किसी खदशे का इजहार करती तो वो बड़े ज़ौम से कहती, आपने जो करना था कर दिया, अब ये मेरा मामला है, इसे मैं खुद निपटा लूँगी। और इसका सारा ज़ोम उस वक्त धरा रह गया जब उज़ैर ने उसे दिए हुए वक्त के बाद बहुत खामोशी से तलाकनामा भेज दिया। लम्हा भर को तो रखी भी सन्नाटे में आ गई थी। जाहिर है उसका यकीन और घमंड टूटा था। और फिर इससे पहले कि ताई जी उसे कुछ कहती, वो ये कहती हुई अपने कमरे में बंद हो गई थी कि मेरा वैसे भी इस शख्स के साथ गुजारा मुश्किल था। घर की फ़ज़ा पहले मकदूर थी, अब इसरार भी हो गई थी। कोई किसी के साथ बात नहीं करता था, इसलिए नहीं कि कोई अपने किए पर नादिम था, बल्कि सभी को अंदाज़ा था कि जहाँ बात शुरू हुई एक हंगामा खड़ा हो जाएगा और सब एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे। बस एक इब्रार भाई ही थे जो किसी भी इल्ज़ाम की परवाह किए बगैर बोलते थे। ताया जी की मौजूदगी का ख्याल भी नहीं करते थे, बल्कि इन्हें सुनाकर कहते कि इस घर में हर शख्स अपनी मनमानी करता है, किसी को दूसरे की परवाह नहीं है। फिर बराह रास्त रखी को मुखातिब करके कहते, तुमने ये कैसे समझ लिया था रखशंदा बेगम कि शौहर और ससुराल वालों को अपने जूते की नोक पर रख लोगी? देख लिया इसका अंजाम। नादान लड़की। औरत तो पैदा ही समझौते करने के लिए होती है, कभी अपने लिए करती है और कभी अपने घर वालों के लिए। तुम्हें अगर अपना ख्याल नहीं था तो फरखंदा और राबिया का ख्याल कर लेती। अभी इनकी डोलियां भी उठनी बाकी हैं। अब जो भी आएगा पहला सवाल तुम्हारे बारे में करेगा कि तलाक क्यों हुई। क्या तुम ईमानदारी से जवाब दे सकोगी? हाँ, एक दिन वो चीख पड़ी थी, मैं दूंगी जवाब, वक्त तो आने दीजिए, फिर मैं जवाब भी दूंगी। और ये उसकी आखिरी चीख थी। उसके बाद वो यूं खामोश हो गई कि कभी कभी शुबा होने लगता कि कहीं वो कुव्वत गोयाई से महरूम तो नहीं हो गई।
اس کی زندگی میں زبردست تبدیلی آئی تھی کہ وہ جو بہت آزاد خیال اور فیشن کی دلدار تھی، اب زیادہ وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ باہر نکلتی بھی تو کسی تنہا گوشے میں بیٹھی نظر آتی، ہاتھ میں موٹی سی کتاب لیے گرد و پیش سے، اکثر بے نیاز۔ رابعہ کو وہ شروع سے اچھی لگتی تھی، اپنی تنک مزاجی کے باوجود، شاید اس لیے کہ وہ پری کی طرح چپ نہیں رہتی تھی، جو دل میں آتا کہہ دیتی تھی، اور اب اس کی چپ اور تنہائی پر وہ کڑتی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ غلطی سراسر اس کی ہے۔ اسے عزیر پر غصہ آتا، جنہوں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی تھی۔ بہرحال اتنا وقت گزرنے کی اور کچھ حقیقت جان لینے اور سب کے رویوں کو سمجھنے کے باوجود اس کے سوچنے کا انداز نہیں بدلا تھا۔ ان دنوں تائی جی فری کی شادی کرنے کی فکر میں تھیں۔ ایک دو اچھے پرپوزل بھی تھے، اور جب انہوں نے فری سے پوچھا تو وہ لڑکی جو ہمیشہ چپ رہتی تھی، اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ فری باجی؟ وہ فری کی اونچی آواز سن کر حیران ہو کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ فری ہی ہے جو تائی جی سے کہہ رہی تھی، رکھی کی شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا، اب یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میرا انجام بھی اس جیسا ہو؟ یہ اپنی دشمن خود ہے، پوچھ لو اس سے۔ تائی جی نے رکھی کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک لمحہ سر اٹھا کر دیکھا، پھر دوبارہ کتاب پر نظریں جما دی۔ اور میں اپنی دشمن نہیں ہوں، اس لیے آپ کے فیصلے پر سر نہیں جھکا سکتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سیدھی سی بات ہے کہ جن پرپوزلز کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں وہ مجھے منظور نہیں، اور یہ بھی سن لیں کہ میں زبیر سے شادی کروں گی، جو میرے ساتھ پڑھتا ہے۔ تم؟ تائی جی پتہ نہیں صدمے کی انتہا پر تھیں یا غصے کی کہ بس اسی قدر کہہ سکیں، پھر اسے چھوڑ کر رکھی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، سن رہی ہو رکھی، تم اسے سمجھاؤ۔ رکھی نے حیران ہو کر اپنی طرف اشارہ کیا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ رابعہ کو دیکھ کر رک گئی۔ یہاں آؤ رابعہ۔ اتنی حلیم وہ کبھی نہیں تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے آئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر تائی جی کے سامنے کرتے ہوئے بولی، امی، رابعہ بھی تو ہے، آپ اس کی شادی کر دیں۔ کیا؟ تائی جی نے سر تاپا اسے گھورا تو وہ رکھی کے پیچھے ہو گئی۔ کیوں؟ کیا آپ کو اس کی شادی نہیں کرنی؟ رکھی کے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے نے تائی جی کو خاموش کرا دیا۔ قدرے تاخیر سے بولی، فری بڑی ہے، پہلے اس کی شادی ہوگی، ہاں، لیکن جب دو پرپوزلز ہیں تو دونوں کی ایک ساتھ کر دیجئے۔ دو پرپوزل کون سے؟ تائی جی انجان بن گئی۔ فری زبیر کے ساتھ شادی کرے گی، اور جو آپ کہہ رہی تھیں وہ نہیں۔ تائی جی نے فوراً ٹوک دیا، رابعہ اسی گھر میں رہے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے اس کی شادی ابرار کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا انداز بھی فیصلہ کن تھا، لیکن امی، بس میں نے تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگا۔ کیوں رابعہ، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے براہ راست اس سے پوچھا، اور اسے ہمیشہ ان پر رحم آتا تھا کہ ان کی کوئی اولاد ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت سے کہے کہ تائی جی کو پریشان مت کرو، اور وہی عورت جو اسے مظلوم نظر آتی تھی انتہائی سنگ دل لگی۔ اس کا دل دہائیاں دینے لگا، کاش ان کی اولاد کی طرح وہ بھی منمانی کر سکتی، لیکن ایک تو اس نے پہلے کبھی کسی بات کو انکار کی جرت نہیں کی تھی، دوسرے اس وقت وہ جن نظروں سے دیکھ رہی تھیں اس سے اس کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا تھا۔ ایسے میں رکھی کی نرم آواز نے اس کی ذرا سی ڈھارس بندھائی، کہہ دو رابعہ کہ تمہیں اعتراض ہے۔ اس نے حیرت کی وسعتوں میں پرواز کرتے ہوئے رکھی کی طرف دیکھا تو اس نے مزید آنکھوں کے اشارے سے سہارا دیا۔ تم چپ رہو رکھی، میں رابعہ سے پوچھ رہی ہوں۔ تائی جی کی آواز گونجی اور وہ ساری ہمتیں یکجا کر کے جیسے ہی تائی جی کی طرف پلٹی، ابرار بھائی اپنی چیئر دھکیلتے ہوئے آ گئے۔ کیا شور مچا رکھا ہے آپ لوگوں کو؟ اور کوئی کام نہیں سوائے چیخنے چلانے کے؟ انہوں نے باری باری سب کو دیکھ کر صورتحال جاننے کی کوشش کی، تب فری استہزائیہ کہکا لگا کر بولی، اس وقت یہاں بہت اہم مسئلے پر بات ہو رہی ہے ابرار بھائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے اسی سے پوچھا۔ امی آپ سے شادی کے لیے رابعہ سے حامی بھروا رہی ہیں، فری نے مزہ لے کر بتایا، اور بالکل غیر ارادی طور پر انہوں نے فوراً رابعہ کی طرف دیکھا تھا، اور پھر فوراً ہی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے وہ جو ایک کرب آمیز کیفیت سے گزرے تھے، جانے کیسے وہ اس کے دل میں راست ہو گئے۔ بیچارے ابرار بھائی، شاید انہیں دکھ ہوا تھا، اس نے سوچا، اور کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر ان کی طرف کھینچی چلی گئی، پیچھے سے آ کر ان کی چیئر پر ہاتھ رکھے اور پھر آہستہ سے دھکیلتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں پتھر ہو جانے کے خوف سے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، یا پھر تائی جی کے ہونٹوں پر کھلتی فاتحانہ مسکراہٹ وہ بنا دیکھے ہی محسوس کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، اپنے کمرے میں آتے ہی ابرار بھائی نے اس سے کہا تو وہ چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا کہہ رہی تھی امی؟ فری باجی نے بتایا تو ہے،
वो सर झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। गो कि इनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन लहजा सख्त था और अंदाज ऐसा था जैसे उससे किसी बात का जवाब नहीं दिया तो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। और एक बार बचपन में वो इनके थप्पड़ का मज़ा चख चुकी थी, जो अब तक ना सिर्फ उसे याद था बल्कि रोंगटे खड़े कर देता था। अब भी इनका वही अंदाज था। जब भी उसने फौरन ताई जी की बात दोहरा दी। ताई जी पूछ रही थी कि मुझे आपसे शादी पर कोई एतराज़ तो नहीं। तुमने क्या जवाब दिया? नहीं। क्या नहीं? मुझे एतराज़ नहीं है। उसके लहजे में आजिज़ी सिमट आई। क्यों? उसकी बेबसी और आजिज़ी महसूस करने के बावजूद उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला, और इस क्यों का जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं था। मेरी बात का जवाब दो इब्रार भाई। वो रोने लगी और हाथों में चेहरा छुपाना चाहती थी कि वो ज़ोर से धाड़े। खबरदार, रोना धोना मचाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो। आखिर तुम्हें मुझसे शादी पर एतराज़ क्यों नहीं है, जबकि तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हें बेहिसाब दुख दूंगा। वो चुपचाप इन्हें देखे गई। आंखों से एक तसलसल से अश्क रवां थे जिन्हें उसने साफ करने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए कि धुंध के बावजूद इनका चेहरा वाज़े और शफाफ नजर आ रहा था। इब्रार भाई, वो लोग जो खुशियों की आस देकर दुख देते हैं, उनसे आप बहुत अच्छे हैं। कम से कम मैं ये सोचकर आज आज़रदा तो नहीं होंगी कि कभी आपने मुझसे कोई दावा किया था या कोई आस का जुगनू मेरी झोली में डाला था। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी, यकीन करें मैंने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि मुझे ऐसे ख्वाबों से बहुत डर लगता है जिनकी सारी खूबसूरती बंद पलकों की मरहूने मिन्नत हो। उसके बरअक्स खुली आंखों से देखने वाली हकीकत है, ख्वाह कितनी ही तल्ख क्यों ना हो। मुझे मंजूर है। वो उस पर नज़रें जमाए बैठे थे। जब खामोशी हुई तो गहरी सांस लेकर कहने लगे, या तो तुम वाकई बहुत सादा हो राबिया, या फिर इंतहाई मक्कार। तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या समझूं। जो आपका दिल चाहे समझ लें। अच्छी बात है, अब तुम जाओ, लेकिन पहले अपने आंसू पोंछ लो। उसने बड़ी बेदर्दी से हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ी और फिर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आई तो अम्मा को अपना मुंतज़िर पाया। वो असल सूरत हाल से ला इल्म सिर्फ इतना जानती थीं कि ताई जी उसे किसी बात पर डांट रही थीं। वो जैसे ही बैठी उसे अपने साथ लगाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ बेटी? क्या ताई जी ने कुछ कहा है? नहीं अम्मा, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने दुख को अपने अंदर जज्ब करने की इब्तदा की, क्योंकि वो जान गई थी कि अब उसे यही कुछ करना है और फिर अम्मा को बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो कौन सा एहतजाज कर सकती थीं? इसका नहीं तो इब्रार का ही ख्याल कर लिया जाता, लेकिन शायद ताया जी और ताई जी में लोगों की बातें सुनने और इनके सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। जब भी बहुत सादगी से उसका निकाह हुआ, गिनती के चंद लोग ही थे और पता नहीं कैसे उसके ननिहाल वालों को ख़ास तौर से बुलाया गया था, हालांकि अब तक उनसे कोई वास्ता नहीं रखा गया था। बहरहाल सब मेहमानों के जाने के बाद रखी ने उसे संवार कर इब्रार के कमरे में ला बिठाया और इब्रार पता नहीं कहाँ थे। काफ़ी देर बाद उनकी चेयर की आवाज़ आई तो वो अपने आप में सिमटने के बावजूद जैसे पूरी जान से इनकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। और ख्वाब तो उसने नहीं सजाए थे, लेकिन इजाब कबूल के मराहल से गुजर कर अंदर कहीं किसी आरज़ू की कली ज़रूर चटकी थी, जिसने धड़कनों को एक मखसूस तसल्ली बख्शी थी। बहुत मध्यम और कदरे वक्फे से धक 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 कोई चाहने वाला होता तो पल में कच्ची डोर से बंध जाता और अगले पल सारे फासले समेट कर मनोतू का फ़र्क मिटा देता। लेकिन इब्रार जाने क्या सोचे हुए था। पहले दूर बैठे इत्मीनान से सिगरेट पीते रहे, फिर कुर्सी बेड के करीब ले आए और अपने हाथों से एक पैर उठाकर बेड पर टांगे सीधी रखते हुए बोले, इधर देखो राबिया मेरी तरफ। उनके तहकमाना लहजे पर उसने फौरन सर उठाकर देखा तो कुछ देर को वाकई वो मबहूत से हो गए। कोई अगर इस वक्त ये कह दे कि इब्रार अहमद ज़रा खिड़की में आकर देखो चौदहवीं का चांद किस कदर हसीन है, तो वो बेनियाजी से कहते होगा। इनकी बहवियत तोड़ने की खातिर उसने हल्की सी आवाज़ निकाली और वो चौंकते ही पेशानी पर बेशुमार शिकने समेट लाए। जाओ पहले अपना हुलिया ठीक करो। जी? उसने खुद पर नज़र डाली, फिर हैरान होकर इन्हें देखा तो वो मुठ्ठियाँ भींच कर बोले, तुमने मुझे तल्ख हकीकत समझकर कबूल कर लिया है राबिया, लेकिन मैं तुम्हें सुहाना ख्वाब समझकर भी कबूल नहीं कर सकता, समझी तुम? आप गलत समझे इब्रार, मैं तो शट अप। वो दबी दबी आवाज़ में चीखे, फ़ौरन निकल जाओ मेरे कमरे से, वरना मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। लेकिन आई से गेट आउट। बस एक ही कली तो चुटकी थी, उसे भी रौंद डाला जालिम ने। वो बेड की दूसरी तरफ से उतर कर खड़ी हुई तो कसदन सैंडल पहनने में देर की कि शायद वो रोक लें, लेकिन रोकना तो दूर की बात, वो तो यकसर अनजान बन गए थे। तब वो बमुश्किल खुद को समेटती हुई कमरे से निकल आई। फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया
कि वो कहाँ जाए, ताई जी के पास या चुपचाप अम्मा की आगोश में जा छुपे। अभी कोई फैसला नहीं कर पाई थी कि रखी जाने किस काम से अपने कमरे से निकल कर आई और उस पर नज़र पड़ी तो चटक कर रुक गई। तब वो खुद ही चलकर उसके पास आ गई। क्या हुआ? इब्रार भाई ने निकाल दिया। रखी ने यूं कहा जैसे उसे यकीन हो रहा हो कि वो ऐसा ही करेंगे। उसने सर झुका लिया। मेरे साथ आओ, बल्कि तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं फराज को देख कर आती हूँ। क्या हुआ फराज को? उसने फौरन पूछा। वो अभी तक घर नहीं आया, रखी कहती हुई आगे बढ़ गई और वो उसके कमरे में चली आई। कुछ देर बाद रखी बुड़बुड़ाती हुई आई। पता नहीं किन चक्रों में रहता है। तुम्हारे निकाह के फौरन बाद ये कहकर निकला कि अभी आ रहा है, लेकिन देखो 12 बज गए हैं और इसका कोई पता नहीं। हालात वैसे ही ठीक नहीं रहते। 1000 बार कहा है कि शाम के बाद घर से ना निकला करो, लेकिन सुनता ही नहीं। फिर एकदम खामोश होकर उसे देखने लगी। पता नहीं उसे अपने साथ होने वाले अलमिये का एहसास ही नहीं था या उसने पहले से ही हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रखा था कि उसके चेहरे पर अब मैं क्या करूं के अलावा और कोई तासुर नहीं था। रखी को हैरत हुई। उसके पास बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उसने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया तो रखी अपने लहजे पर जोर देकर बोली, जुल्म। और तुम कैसी लड़की हो कि सारे जुल्म चुपचाप सह रही हो? क्या तुम्हें दुख नहीं होता? उसका अंदाज ना समझने वाला था। अब तुम्हें करना तो ये चाहिए कि इसी वक्त अम्मी अब्बू के सामने जा खड़ी हो कि इनके बेटे ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया है और इनसे पूछो कि अब तुम्हारे लिए क्या हुक्म है। लेकिन नहीं, मैं जानती हूँ कि वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर डालेंगे, उल्टा तुम्हें ही इल्ज़ाम देंगे। रखी आपा, आप कैसी बातें करती हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया, यकीन करें इब्रार भाई। रखी टोकते हुए वो बेसाख्ता मुस्कुराई। अब वो तुम्हारे शौहर हैं, ठहरो मैं इनसे पूछ कर आती हूँ। नहीं रखी आपा, वो उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, आप ना जाएं। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, पता भी तो चले कि किस बात का गुस्सा है। इस वक्त नहीं। उसकी आजिज़ी देखकर रखी ने कंधे उचकाए, फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। एक सूट निकाल कर उसके सामने फेंकते हुए बोली, लो कपड़े बदल लो। वो जल्दी जल्दी जेवर उतारने लगी, फिर कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गई। चेंज करके निकली तो रखी कमरे में मौजूद नहीं थी और उसे पहला ख्याल ये आया कि कहीं वो इब्रार के पास ना गई हो, जिसने उसे हरासा कर दिया और वो उसके पीछे जाने का सोच ही रही थी कि वो आ गई। उसे खड़े देखकर बोली, यहीं सो जाओ, सुबह देखेंगे अम्मी क्या कहती हैं। वो बेड पर रखी के लिए काफ़ी जगह छोड़कर खुद किनारे पर सुगड़ सिमट कर लेट गई और आंखों पर बाजू रख लिया। तब रखी लाइट ऑफ करके उसके बराबर आ लेटी। हस्बे मामूल सुबह उठते ही वो अम्मा का हाथ बटाने के लिए किचन में जा पहुंची तो उन्होंने हैरान होकर उसे देखा। उसकी आंखों में उतरी लाली रत जगह की गुमाज ज़रूर थी, लेकिन इसमें शबे ज़ुफ़ाफ़ की किसी हल्की सी शोखी का हल्का सा अक्स भी नहीं था। तब इनके होंठों से आह की सूरत सांस खारिज हुई तो वो नज़रें चुराते हुए बोली, आप हटें अम्मा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, तुम अपना और इब्रार का नाश्ता ले जाओ, बाकी मैं कर लूँगी। अम्मा ने ट्रे उठाकर उसके हाथों में थमा दी तो वो सिटपटा गई। समझ में नहीं आया क्या करे। इब्रार का सामना करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। क्या हुआ? इब्रार भी सो रहा है? क्या है? उसने चौंक कर देखा और कोई जवाब दिए बगैर किचन से निकल आई। मरता क्या ना करता कि मज़दाक इब्रार के कमरे में दाखिल हुई तो वो खिड़की के पास बैठे गालबन सुबह की ताज़ा हवा से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उसकी आंत पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए तो चेहरे पर ऐसा सपाटपन था जैसे कल रात वो किसी नए बंधन में बंध चुके हैं और ना ही रात की तलखी का शायबा था। बल्कि नाश्ते की ट्रे देखकर बोले, ये तुम नाश्ता यहाँ क्यों ले आई हो? जाओ टेबल पर रखो, वहीं मैं सबके साथ करूँगा। वो उसी खामोशी से पलट आई और ट्रे टेबल पर रखकर उसी कमरे में आ गई जहाँ वो शुरू से अम्मा के साथ रहती आई थी। और जब यहीं रहना था तो पता नहीं रात वो जाने का एक नाटक क्यों रचाया गया था। यह हकीकत है कि उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक माजूर शख्स के साथ की जा रही है। अलबत्ता इस शख्स के रवैये ने उसे दुख पहुंचाया था। अचानक उसे बेपनाह घुटन का एहसास होने लगा तो वो बरामदे में निकल आई। तलू होते सूरज की रूपहली किरणें दरख्तों के सिरों को छू रही थीं। वो सुतून के साथ टेक लगाकर बैठी और उसकी नज़रें नीले आसमान के पार देखने की कोशिश करने लगीं। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। उसने जल्दी से आंखों में उतरी नमी दुपट्टे में जज्ब की और उठकर अंदर चली आई। क्या हुआ? उसने सामने से आती रखी को देखकर पूछा। इब्रार भाई तुम्हें बुला रहे हैं। रखी के लहजे में हल्का सा तंज और तमस्खुर था। कह रही हैं टेबल पर उनकी बीवी मौजूद क्यों नहीं है? आप भी चलें। नहीं, तुम जाओ। रखी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और उसे डाइनिंग रूम में आना पड़ा। कहाँ थी? ताई जी ने उसे देखते ही नागवारी से पूछा। बैठ जाओ। उसके जवाब देने से पहले ही इब्रार ने उसे बैठने का हुक्म दिया, फिर अपने सामने से
अंडा और स्लाइस उठाकर उसके आगे रखते हुए बोले, नाश्ता करो। फिर जैसे सबको सुनाकर बोले, तुम मेरी बीवी हो, इस घर की बड़ी बहू, और इस नाते यहाँ सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा है। यहाँ पर हर शख्स अपनी मनमानी करता है, लेकिन मैं तुम्हें मनमानी की इजाज़त नहीं दूंगा, अलबत्ता हुक्मरानी कर सकती हो। लो भाई, राबिया तुम्हारे ऐश हो गए, फराज ने हंसकर कहा। तो इब्रार ने फ़ौरन उसे सजनिश की, ये तुम्हारी बड़ी भावज है और आइंदा इसी हिसाब से एहतराम देना, समझे तुम? समझ तो गया हूँ, लेकिन यह बात हजम नहीं हो रही। वो शुरू से ही बदतमीज़ था और ताई जी उसकी तरफदारी में बोली, राबिया इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरी बीवी होने के नाते अब ये सबसे बड़ी है। इब्रार के दो टुक लहजे पर ताई जी खामोश तो हो गई, लेकिन जिन नज़रों से उसे देखा इससे वो दहल कर रह गई थी। इब्रार का रवैया उसकी समझ से बिल्कुल नहीं आ रहा था कि किस दूसरे का इससे ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात करना भी बर्दाश्त नहीं करते थे, जबकि खुद ज्यादती पर ज्यादती कर रहे थे। ना तो उसे अपने कमरे में आने देते, अगर अचानक सामना हो जाता तो नागवारी से मुंह मोड़ लेते। नाश्ते खाने वगैरह के दौरान सबकी मौजूदगी में कभी मेहरबान और कभी इंतहाई नामेहरबान, और ताई जी जिन्हें यह खदशा लाहक हो गया था कि इब्रार की मनचाही बीवी बनकर कहीं सचमुच वो हुक्मरानी के ख्वाब ना देखने लगे, बेटे के रवैये से ना सिर्फ मुतमईन हुई बल्कि उसके लिए इनके अंदाज में अब तज़हीक भी सिटपटाई थी, क्योंकि अब वो सिर्फ ताई जी नहीं उसकी सास भी थी, और सास बहू को अहमियत इसी सूरत देती है जब उसे बेटे के हाथ से निकल जाने का धड़का हो, और यहाँ ये धड़का नहीं था और कुछ भी था। वो बहरहाल हैरान थी और खुद ही इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती कि आखिर इब्रार ने उसके साथ शादी क्यों की, जब कोई वास्ता ही नहीं रखना था, और जब उसका वजूद ऐसा ही नाकाबिले बर्दाश्त था तो फिर उन्होंने मना क्यों नहीं कर दिया था। इसका दिल चाहता वो किसी वक्त जाकर इनसे पूछे। बारहा इनके दरवाजे तक भी आई, लेकिन खुद से अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकी। उधर अम्मा थी कि उसे इब्रार का दिल जीतने के 100 तरीके बताती, जिन्हें वो सुनती तवज्जो से ज़रूर थी, लेकिन अमल करने के तसव्वुर से ही परेशान हो जाती। उस शाम उनके खालाजाद उबैद ने आकर उसे नाना की तशवीशनाक हालत के बारे में बताया तो वो परेशान हो गई। अम्मा से पूछा कि क्या वो नाना को देखने चली जाए, तो उन्होंने खुद को माजूर जाहिर करते हुए कहा कि अपनी ताई जी से पूछ लो, और ताई जी घर पर नहीं थी। वो भागते हुए रखी के पास आई। रखी आपा, मेरे नाना बहुत बीमार हैं, मैं इन्हें देखने चली जाऊँ? ज़रूर जाओ, रखी ने फराग दिली का मुजाहरा किया। फिर एकदम रुक कर बोली, सुनो, इब्रार भाई को बता दो, वो मना तो नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है इन्हें मना करने का कोई हक नहीं। वो कुछ उलझते हुए इब्रार के कमरे तक आई और दरवाजे पर दस्तक देकर इंतज़ार करने लगी। जब आ जाओ की आवाज़ आई तब अंदर दाखिल हुई। अरे जाने वो किस मूड में थे कि उसे देखकर हंस पड़े। यानी अब तुम दस्तक देकर अंदर आओगी? इसका मतलब है मुझे दिल के दरवाजे पर भी तुम्हारी दस्तक का इंतज़ार करना चाहिए। जी। वो हैरान होकर देखने लगी। कहो क्या बात है? मेरे नाना बीमार हैं, मैं इन्हें देखने जाना चाहती हूँ। उसने फ़ौरन असल बात कह दी। मुझसे पूछने आई हो, यानी इजाज़त लेने? क्यों? मेरे खुदा, वो परेशान हो गई। आखिर ये शख्स हर उस बात की वजाहत क्यों मांगता है जिसका उसके पास जवाब ही नहीं होता। किसके साथ जाओगी? शायद इन्हें रहम आ गया था और उबैद आया है उसके साथ। ठीक है, चली जाओ, और हाँ, मेरी तरफ से भी उन्हें पूछ लेना। वो ज़रा सा सर हिलाकर जल्दी से इनके कमरे से निकल आई। फिर अम्मा को बताकर उबैद के साथ नाना के घर आ गई। वहाँ उसके मामू और दूसरी खाला वगैरह भी आई हुई थीं। अफशां की ज़ुबानी वो सबसे गायबाना तारुफ हासिल कर चुकी थी और अब मिल पहली बार रही थी। वो सब भी नाना को देखने आए हुए थे और नाना की हालत खासी तशवीशनाक थी। मुसलसल गनूदगी में थे। किसी किसी वक्त अपनी औलाद में से किसी को पुकार लेते। 2-3 बार इनकी ज़ुबान पर उसकी अम्मी आसिया का नाम भी आया था और पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो किस कदर तन्हा है। रात में सब अपने अपने कमरों को चले गए, लेकिन उसने अपना जाना मुलतवी कर दिया। नाना के सरहाने बैठी कभी उनका चेहरा छूकर देखती और कभी इनकी पेशानी पर अपने होंठ रखती थी। एक ऐसा लम्स जो उसे याद नहीं था वो अब महसूस कर रही थी। अम्मी। अपनी अम्मी को इस चेहरे में खोजते हुए उसकी आंखें जलथल हो गईं और फिर वो इस शिद्दत से रोई कि अफशां और खाला भागी चली आईं। नाना को देखा जो शायद उसकी फरियाद लेकर उसकी अम्मी के पास जा पहुंचे थे। सुबह ताई जी आईं, कुछ देर बैठीं और फिर जाते हुए सरसरी अंदाज में उसे साथ चलने के लिए कहा, और वो अभी जाना नहीं चाहती थी, इसलिए सहूलत से मना कर दिया कि स्वयं के बाद आएगी। फिर ताई जी मज़ीद इसरार किए बगैर चली गई। बहुत जालिम है तुम्हारे घर वाले। उस रात अफशां उसके बराबर लेट कर बोली। हैरत है तुम इतने सितम कैसे सह लेती हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो एक एक ज़्यादती का हिसाब लेती। नहीं अफशां, मेरे साथ किसी ने क्या ज़्यादती करनी है।
बस सारी खराबी मेरे अपने नसीब की है। वो स्याह आसमान पर जगमगाते सितारों में जाने क्या तलाश करते हुए बोली तो अफशा ने दांत पीसे। नसीब को इल्ज़ाम मत दो राबिया, तुम्हारे नसीब में सिर्फ माँ बाप से महरूमी लिखी थी, उसके बाद सारी महरूमियाँ बख्शी हुई तुम्हारे अपनों की हैं। अच्छा, वो दुख से हंसी। इब्तदा तो नसीब से हुई ना माँ बाप मुझे छोड़कर जाते और ना उसके बाद ये सिलसिला चलता। तुमने ये सिलसिला चलने ही क्यों दिया? ये सही है कि तुम खुदा से नहीं लड़ सकती थी, लेकिन बंदों से अपने हक के लिए लड़ा जा सकता है। फिर तुमने हर मुकाम पर हथियार क्यों डाले? उसने बेबसी से देखा तो बेतासुर से लहजे में बोली, मुझे हरगिज़ मालूम नहीं था कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या होता रहा है, लेकिन तुम्हारी शादी से मैंने अज खुद बहुत सारी बातें जान ली। कैसी बातें? यही कि तुम्हें इस घर में वो मुकाम नहीं दिया गया जो तुम्हारा हक था, बल्कि उन्होंने तो तुम्हारे सारे हकूक़ पामाल करके अपने लंगड़े बेटे के पल्ले बांध कर एक तरह से तुम पर एहसान भी कर दिया। अफशा प्लीज़ इबरार के लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो। उसके आजिज़ी से टोकने पर अफशा ने मज़ीद हैरत का इजहार किया। अरे यानी तुम्हें इस शख्स से हमदर्दी है जो तुम्हारी झोली में सवाए खुशामद और झूठी आस के कुछ भी नहीं डाल सकता। खुशामद? झूठी आस? नहीं अफशा, इबरार ने मेरी झोली में ऐसा कुछ नहीं डाला। अच्छा? अफशा तंज आमेज़ हंसी के साथ कहने लगी, मैं यकीन से कहूँगी जिसे तुम इबरार की सच्ची मोहब्बत समझती हो वो सिर्फ़ और सिर्फ खुशामद है, और वो ऐसा करने पर मजबूर है क्योंकि उसके बगैर उसकी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। इतने यकीन से कुछ मत कहो, जबकि मैंने ये दावा भी नहीं किया कि इबरार मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर अफशा को देखा, फिर बड़े आराम से उसे हैरतों के सागर में धकेल दिया। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्या? कितनी देर बाद अफशा बोल सकी। क्या कहा तुमने? इबरार तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते? हाँ, यही कहा है मैंने, और शादी से पहले ही उन्होंने मुझ पर जता दिया था कि वो मुझे बेहिसाब दुख देंगे, और मैं क्या करती? खुशी देखी नहीं थी, जबकि दुखों से नाता एक उम्र का था। मुझे खदशा हुआ कहीं एक अनदेखी शय की आरज़ू में ये नाता ना टूट जाए, बस इसी को मजबूत कर लिया। तुम? अफशा का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डाले। तकिए पर जोर से मुक्का मारते हुए बोली, तुम यकीनन पागल हो। जब वक्त की लगामें तुम्हारे हाथों में आने को थीं तो तुमने हाथ बांध दिए। मुझे अफसोस नहीं है अफशा, और ना कोई पछतावा है। अलबत्ता इस वक्त ज़रूर दुख होता अगर जो मैं कोई ख्वाब सजाती और खुशियों की आस लेकर किसी दूसरे घर का रुख करते हुए ये भूल जाती कि मेरी स्याह बख्ती दरवाजे पर खड़ी होगी और फिर उसे देखकर बोली, तुम नहीं समझोगी। वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे हमदर्दी करूं या तुम्हें शूट कर दूं। ये फैसला तो इबरार भी नहीं कर सके थे। उसने सोचा और फिर सितारों की झुरमट की तरफ इशारा करते हुए बोली, छोड़ो ये सब और देखो वो सितारे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वो सब मिलकर तुम्हारी अकल पर मातम कर रहे हैं। अफशा ने जलकर कहा तो वो गहरे दुख के एहसास में घिरने के बावजूद हंस पड़ी। चौथे दिन शाम में वो घर आई तो गेट से दाखिल होते ही ताया जी से सामना हो गया। वो गालबन कहीं जा रहे थे। वहीं खड़े खड़े उसके नाना का अफसोस किया और बाहर निकल गए। तब वो सीधी अपने कमरे में चली आई। अम्मा मौजूद नहीं थीं। पहले उसने सोचा इनके पास किचन में चली जाए, लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत वहीं बैठ गई। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इबरार की चेयर की आवाज़ आने लगी। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा ही था कि वो खुलता चला गया और इबरार अंदर आ गए। मुझे बुला लेते, वो यूं ही कह गई। क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? वो होंठों तक आई गहरी सांस को दोबारा सीने के अंदर उतार कर दूसरी तरफ देखने लगी तो वो पता नहीं क्या समझकर बोले, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो खामोश रही। क्या नाराज़ हो? नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी? अब आगे ये मत कह देना कि मेरा आपसे नाता ही क्या है। उसने चौंक कर देखा तो फौरन बात बदल गए। तुम्हारे नाना का अफसोस हुआ। मैं वहाँ आना चाहता था, लेकिन ताई जी कहाँ हैं? वो इन्हें एहसास महरूमी में घिरने से बचाने की खातिर फौरन बोल पड़ी। अपने कमरे में पड़ी सोग मना रही हैं। इनके लहजे में अचानक तलखी घुल गई। क्या? किस बात का? वो सचमुच परेशान हो गई। फरी की शादी का। फरी की शादी? वो सोचने लगी और इनके सामने घुटने टेक कर बैठते हुए बोली, क्या कह रहे हैं इबरार आप? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है? वो कोशिश के बावजूद अपने लहजे को नॉर्मल नहीं रख सके। यूं बताना चाहा जैसे मामूल की बात हो, लेकिन लहजे में तासुर और चेहरे पर करब छुपाए ना छुपा। फरी ने अपने क्लास फेलो जुबैर के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या? उसके सिर्फ होंठ हिले और गैर यकीनी से इन्हें देखे गई तो वो उसकी आंखों में देखकर बोले, ये कोई ऐसी गैर मुतवक्को बात तो नहीं है जो तुम इतनी हैरान हो रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ हर शख्स अपनी मनमानी करता है? फिर ज़रा झुके और एकदम उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर बोले, मनमानी तुमने क्यों नहीं सीखी? इबरार,
तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं वो अचानक दीवाने होकर संगदिली की इंतहा क्यों कर जाते थे। अगर शुरू से इस घर के असूल अपना लेती तो आज एक अपाहज के रहमो करम पर ना होती। अब भी वक्त है, भाग जाओ। नहीं, उसने हाथों से चेहरा छुपाना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने फौरन रोक दिया। खबरदार, रोना धोना मचाने की ज़रूरत नहीं, सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो। खुदा के लिए इब्रार, ऐसी बातें मत करो। मुझे तुमसे शदीद नफरत है राबिया, इसलिए कि इस घर पर टूटने वाली सारी क़यामतें तुम्हारे वजूद की मरहून मिन्नत हैं। उन्होंने एक झटके से उसके बालों को छोड़ा तो वो पीछे जा गिरी। हाँ, मैं मनहूस हूँ, उसने रोते हुए एतराफ़ किया। मनहूस नहीं तुम। पता नहीं क्या कहने जा रहे थे कि होंठ भींच कर और कुर्सी के बाजू पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगे, जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हों। फिर किसी हद तक अपनी कोशिश में कामयाब होकर बोले, पता नहीं तुम कब समझोगी। ऐसा करो, जाकर अपनी ताई जी को मुबारकबाद दो। इनके सामने ऊंचे ऊंचे कहके लगाकर इनका मजाक उड़ाओ। इसे इनकी दिमागी हालत पर शुबा होने लगा। तुम क्या समझ रही हो, मैं पागल हो गया हूँ? वो पल में इसके तासरात जान गए। नहीं तो फिर जाओ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। वो इतनी ज़ोर से धाड़े कि वो फ़ौरन खड़ी हुई और इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से कमरे से निकल आई, लेकिन ताई जी के पास जाने के बजाय रखी के कमरे में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अरे! रखी ने हैरान होकर उसे देखा। क्या हुआ राबिया? रखी आपा, वो रखी के सामने आ बैठी। इब्रार पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। इब्रार भाई तो बस। रखी बुड़बुड़ाते हुए उठी और उसके लिए पानी ले आई। गिलास उसके होंठों से लगाया, फिर बाकी पानी हाथ में लेकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, तुम्हें पता तो है इब्रार भाई का, फिर ख्वामखा इनकी बातों पर क्यों कुड़ती हो? क्या तुम्हारे नाना के घर रह जाने पर खफा हो रहे हैं? नहीं। फिर फरीबाजी की शादी का बताया। फिर मुझे इल्ज़ाम देने लगे कि इस घर पर सारी क़यामतें मेरी वजह से टूटी हैं। वो तवातुर से बहते आंसुओं को मुसलसल दुपट्टे से साफ करते हुए बोली, शायद वो मुझे मनहूस समझते हैं। नहीं, ऐसा मत कहो। फिर रखी आपा, वो मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं, जबकि मैं तो यहाँ थी ही नहीं। उसके सादगी से पूछने पर रखी कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, वो तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहे। और सच पूछो राबिया, तो मैं भी यही कहूँगी कि इस घर पर सारी क़यामतें तुम्हारी वजह से टूटी हैं। रखी आपा, आप? वो रोना भूल गई, बेयकीनी से बोली, आप भी मुझे मनहूस कह रही हैं? बेवकूफ़ हो तुम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा नहीं, समझती तो हैं। अगर मेरी वजह से आप सब परेशान हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन कहाँ जाऊँ, अब तो नाना भी नहीं रहे। राबिया राबिया, रखी ज़िद होकर बोली, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ आगे? चलो उठकर मुंह हाथ धो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आप बैठे रखी आपा, चाय मैं लेके आती हूँ। नहीं, तुम मुंह हाथ धो। रखी उसे बाथरूम की तरफ धकेल कर कमरे से निकल गई तो उसने जल्दी जल्दी मुंह पर पानी के छींटे मारे और तौलिए से साफ करके दोबारा कमरे में आ बैठी। रखी चाय लेकर आई तो वो अपनी पेशानी उंगलियों से दबा रही थी। क्या सर में दर्द हो रहा है? जी। अगर आपके पास कोई टैबलेट हो तो? हाँ, ये लो। रखी ने दराज में से टैबलेट निकाल कर उसकी हथेली पर रखी, फिर चाय का मग उसे थमाकर बोली, ज़रा सी बात पर रोया मत करो, और तुम्हें इब्रार भाई से डरने की क्या ज़रूरत है? वो एक बार चीखें, तुम 10 बार चीख लिया करो, खुद ही ठीक हो जाएंगे। बल्कि वो ठीक ऐसे ही होंगे। नहीं, मैं इनके सामने नहीं चीख सकती हूँ। क्यों? इस तरह तो रखी आपा, इन्हें अपनी माजूरी और महरूमी का एहसास और ज़्यादा होने लगेगा कि मेरे चिल्लाने पर वो उठकर मेरे मुंह पर थप्पड़ भी नहीं मार सकते। रखी यूं सन्नाटे में आई कि उस पर से नज़रें हटाना भूल गई। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो रखी की नज़रों से घबरा कर बोली, नहीं। रखी ने नहीं की सूरत गहरी सांस ली, फिर बेड की पट्टी पर सरकते हुए बोली, तुम्हारी यही अदाएं तो हमें मार डाल रही हैं राबिया। तुम झुक कर भी ऊंचे मुकाम पर खड़ी हो और हम सर उठाकर भी पाताल में धंसे जाते हैं। रखी आपा, इसे हैरान होकर रखी की आंखों में उतरती नमी दुखी जैसे छुपाने की खातिर ही वो पलकें मूंद गई थी। उसे अब सचमुच इस घर से वहशत होने लगी थी, जहां हरदम सन्नाटों का राज हो गया था। इब्रार ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहते थे। रखी ने किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब कर ली थी और सुबह गई शाम को लौटती। गो के ताई जी ने बहुत मुखालफत की थी, लेकिन वो शायद घर बैठे बैठे बोर हो गई थी, और फराज तो वैसे भी घर में कम ही टिकता था। मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर ताया जी ने बहुत कोशिश की कि वो इनके साथ ऑफिस जाया करे ताकि कुछ तजुर्बा हासिल कर सके, लेकिन खुद उसका कहना था कि अभी उसके खेलने खाने के दिन हैं, वो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है। जब वक्त आएगा तब ऑफिस भी संभाल लेगा। और कोई नहीं जानता था कि वो ज़िंदगी को किस तरह एंजॉय कर रहा है। सुबह का गया रात गए वापस आता, और कभी तो वो 2-2 दिन नज़र नहीं आता था। ताया जी और ताई जी उसे समझाने में नाकाम हो गए तो दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे थे। सारा दिन वो होती और उसकी तन्हाइयाँ,
کبھی اماں کے ساتھ کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی، لیکن اب پتہ نہیں کیوں اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ جلد اکتا کر اپنے کمرے میں آ بیٹھتی، یا پھر وہ چھوٹا سا برآمدہ اس کا منتظر ہوتا جہاں بیٹھ کر وہ ایک ایک کے بارے میں سوچتی، اور اب بھی اسے سب پر رحم آتا۔ وہ پری کے بارے میں بھی ضرور سوچتی تھی، جو ماں باپ کو رسوائیاں بخش کر خود نئی دنیا آباد کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ کسی دن چپکے سے جا کر اس کی دنیا میں جھانک آئے کہ وہ کتنی خوش ہے، پھر وہ اس کی خوشی کے لیے دعا بھی ضرور کرتی، اور جب وہ ایک ایک کو سوچ لیتی تو آخر میں اسے اپنا خیال آتا، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شاید رکھی آپا کی طرح میں بھی اپنی دشمن ہوں۔ میں نے کیوں ابرار سے شادی کے لیے حامی بھر لی؟ میں منع بھی تو کر سکتی تھی، اور شاید ابرار بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ میں منع کر دوں۔ پھر اس تمام عرصے میں پہلی بار وہ اپنا محاسبہ کرنے بیٹھی تھی کہ اماں نے پکار لیا۔ کیا بات ہے اماں؟ اس نے اندر آ کر پوچھا۔ ابرار بلا رہا ہے تمہیں۔ مجھے اسے حیرت ہوئی، کیونکہ اس روز کے بعد سے انہوں نے اس سے بات ہی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ان کے کمرے کی طرف آئی تو پہلے دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوبارہ اور سہ بارہ دستک پر بھی خاموشی رہی۔ تب اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو ابرار نہ صرف سامنے بیٹھے بلکہ نظریں بھی دروازے پر جمائے ہوئے تھیں، اور ظاہر ہے وہ دروازہ کھلا تو نظروں کی گرفت میں وہ آ گئی۔ جبھی وہیں سے پلٹ جانا ممکن نہیں رہا، فوراً سنبھل کر اندر آ گئی، اور محض خود پر سے ان کا دھیان ہٹانے کے غرض سے بولی، آپ نے دستک کا جواب نہیں دیا؟ ہاں، وہ کسی خیال سے محفوظ ہو کر بولے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری دستک میں کتنا اثر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ دستک تو وہاں دو اور دروازہ میرے دل کا کھلے۔ جن دروازوں پر قفل لگے ہوں وہ صرف دستک سے نہیں کھلتے۔ وہ پتہ نہیں کیسے کہہ گئی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، اور یہ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کس کام سے بلایا ہے؟ میں ان کی بات نظر انداز کر کے پوچھنے لگی۔ نہیں، بس یوں ہی تم سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر تمہیں کوئی کام نہ ہو تو بیٹھ جاؤ۔ وہ خاصے تکلف سے بیٹھی تو وہ ٹوک کر بولے، آرام سے بیٹھو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، آپ سے کچھ بعید نہیں۔ اس نے سوچا اور نیم آرام دہ حالت میں بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں، بلکہ اب تو کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، سارا دن یوں ہی فراغت میں گزر جاتا ہے۔ کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں؟ وہ اپنے آپ پر ذرا سا ہنسی، پھر لہجے میں تعصف بھی اپنی ذات کے لیے تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں اپنی اب تک کی زندگی میں، جب یہی نہیں جان سکی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے اس میں میرا دوش کتنا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس گھر میں ٹوٹنے والی قیامتوں کی ذمہ دار میں ہوں، رکھی آپا سے کہا تو انہوں نے بھی آپ کی تائید کی، اور میں اس روز سے الجھ رہی ہوں کہ میں نے تو کبھی کسی کے لیے غلط انداز میں سوچا تک نہیں، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، پھر آپ نے کیسے میرے سر الزام رکھ دیا؟ مجھے بتائیں ابرار، کیوں؟ کیوں کا جواب تم خود کھوجو رابعہ، خود۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ ذمہ داری اس پر ڈال دی، پھر پوچھنے لگے، اور کیا کیا سوچا کرتی ہو؟ میرا مطلب ہے جب فراغت ہی فراغت ہو تو ذہن مختلف خیالات کی آمجگہ بن جاتا ہے۔ ہاں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری دنیا اس چار دیواری کے اندر تک محدود ہے، اور میری سوچیں بھی اس سے باہر نہیں نکلتی۔ تب تو منفی انداز سے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہاں کوئی بھی تم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ اس کے خاموش رہنے پر پوچھنے لگے، تم سب کے رویوں کو سرے سے محسوس ہی نہیں کرتی، یا قصداً نظر انداز کر دیتی ہو؟ نظر انداز کرنا میری مجبوری ہے۔ اس کی صاف گوئی پر انہوں نے چونک کر دیکھا۔ کیا مجبوری ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں میری طرف داری میں بولنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ میں اگر سب کے منفی رویوں کے جواب میں ویسا ہی رویہ اختیار کر لوں تو کون برداشت کرے گا؟ آپ؟ اس نے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، بلکہ آپ تو سب سے پہلے مجھے یہاں سے نکل جانے کا حکم سنائیں گے، اور پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک اماں ہے جنہیں اب تک اپنی حیثیت نہیں بھولی، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا تو پھر مجھے رشتوں کی پہچان کیوں دی؟ کیا ہی اچھا ہوتا جو میں ایک آیا کی بیٹی بن کر آپ سب کا تہذیب آمیز سلوک برداشت کرتی، اور دل ہی دل میں سب کو گالیاں بھی دیتی۔ کیا آپ اب گالیاں نہیں دیتی؟ نہیں، کیونکہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کیوں کا جواب آپ خود کھوجیں۔ وہ ہلکی سی بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلانے لگے، تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ اچانک کسی بات پر غصے میں آ جائیں، اسے ان کے سامنے سے ہٹ جانا چاہیے۔ فوراً پوچھنے لگی، میں جاؤں؟ نہیں، جب تمہیں اور کوئی کام ہی نہیں تو یہیں بیٹھی رہو۔ وہ ذرا سا پہلو بدل کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شام گہری ہو کر رات میں ڈھلنے لگی تھی، ہوا بالکل ساکت تھی، باہر کی فضا میں کوئی ہلچل نہیں تھی، اونچے اونچے درخت خاموش کھڑے تھے۔ اسے ایک دم گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ گہری سانس لے کر ابرار کی طرف دیکھا، وہ سگریٹ سلگانے میں مصروف تھے، پھر ڈھیر سارا دھواں اس کی طرف اچھال دیا۔
तो कुछ देर को वो नज़रों से ओझल हो गई। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बातें बोर करती हैं। जैसे ही धुन छटी वो उसे देखकर बोले तो उसे कहना पड़ा, नहीं नहीं। उन्होंने ताज्जुब से दोहराया, फिर ज़रा से कंधे उचकाकर रह गए। आप सारा दिन कमरे में रहकर बोर नहीं होते? नहीं, वो उसके अंदाज में बोले। तब वो उठ खड़ी हुई। अम्मा अकेली किचन में है, मुझे इनका हाथ बटाना चाहिए। यूं ही कह दो कि जाना चाहती हो, बहाना ढूंढने की क्या ज़रूरत है? अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाती। नहीं जाओ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो अचानक पुकार कर बोले, सुनो, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन वक्त तुम्हें ज़रूर बताएगा कि तुम कभी भी तन्हा नहीं थी। वो इनकी बात पर रुककर इन्हें देखने लगी, फिर कमरे से निकली तो अफसरदा मुस्कुराहट उसके होंठों पर खिल रही थी। इब्रार अहमद। अपने कमरे में आकर उसने सोचा, जब दिल हर बात से समझौता करके ठहर सा गया है तो तुम बहलाने की बात करते हो, वरना हकीकत तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि कोई और तो क्या तुम भी मेरे नहीं। वैसे हैरत है, आज तुम्हें किसी बात पर गुस्सा नहीं आया। राबिया, अम्मा ने अंदर आकर आहिस्ता से पुकारा तो वो चौंक कर देखने लगी। तब अम्मा आवाज़ दबाकर सरगोशी में बोली, फरी आई है ज़ुबैर के साथ, देखो अब कोई हंगामा ना उठ खड़ा हो। फरी बाजी वो फ़ौरन खड़ी हो गई और अम्मा के मना करने के बावजूद कमरे से निकलकर लाउंज में आई तो फरी और ज़ुबैर अजनबियों की तरह खड़े नजर आए। ताई जी और रखी पता नहीं कहाँ थी। वो खुद ही बढ़कर फरी के गले जा लगी, ये मेरी भाभी है। फरी ने ज़ुबैर से उसका तारुफ करवाया तो वो सलाम करने के बाद बोली, आप बैठे ना, अम्मी कहाँ हैं? फरी इधर उधर देखकर पूछने लगी, अपने कमरे में होंगी तो पहले उनसे पूछ कर आओ कि हमें बिठाना है या धक्के देकर निकालना है। फरी ने ज़ुबैर की तरफ देखकर हंसते हुए कहा तो वो भी हंसने लगा और उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। फिर सोचकर बोली, मैं रखी आपा को बुलाती हूँ। ज़रूर बुलाओ, लेकिन बैठेंगे हम अम्मी अब्बू की इजाज़त से। अपनी बात कहकर फरी बड़े आराम से इधर उधर टहलने लगी तो वो जल्दी से रखी के कमरे में आई, लेकिन वो अभी तक ऑफिस से नहीं लौटी थी। ताई जी के पास जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। तब कुछ सोचकर इब्रार के कमरे में आ गई और ज़ाहिर है कुछ बदहवास और कुछ जल्दी में थी, इसलिए दस्तक दिए बिना ही अंदर दाखिल हो गई। क्या बात है? वो उसके चेहरे पर घबराहट देखकर पूछने लगे। पहले वादा करें अब खफा नहीं होंगे। ऐसी क्या बात है? वो फरीबाजी आई हैं, इनके साथ ज़ुबैर भाई भी हैं। आप प्लीज़ ताई जी को बता दें और इनसे ये भी कहें कि वो इन दोनों पर खफा ना हो। वो जल्दी जल्दी बता रही थी और इसी तरह इनकी पेशानी पर शिकनें बढ़ती गईं। जैसे ही वो खामोश हुई, नागवारी से बोले, क्यों आई है वो? आप सबसे मिलने, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं इब्रार। वो बेअख्तियार उनके सामने हाथ जोड़ गई। ताल्लुक जोड़ने की बात ना करें। वो अगर खुश है तो आप इनकी खुशी में खुश हो जाएं, प्लीज़ इब्रार, मेरी खातिर। राबिया उसी की तरह बेअख्तियार होकर उन्होंने उसके हाथ थाम लिए। अम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है, आप कोशिश तो करें। अच्छा तो चलो मैं आता हूँ, मेरे साथ चलें। उसने पीछे से आकर इनकी चेयर पर हाथ रखे और खींचती हुई लाउंज में आई तो वो दोनों इसी तरह खड़े थे। ये इब्रार भाई हैं। फरी ने ज़ुबैर से कहा तो वो इन्हें सलाम करके उसे देखने लगा और उसकी नज़रों में अपने लिए तासुर और तरहम महसूस करके उसे बड़ा अजीब सा लगा। बिल्कुल गैर महसूस तरीके से कुर्सी छोड़कर पीछे हटी, फिर अपने कमरे में आ गई। उसके बाद उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आया ताया जी और ताई जी ने इन दोनों को गले लगाया या निकाल बाहर किया। जब खाने के लिए ख़ास तौर से उसका बुलावा आया तब टेबल पर इन दोनों को देखकर वो खुद जान गई कि ताई जी लाख खफा हुई हों, फिर भी माफ़ कर चुकी हैं। बहरहाल बड़े दिनों बाद सब अच्छे मूड में नजर आए। ताया जी ज़ुबैर से उसकी जॉब वगैरह के बारे में पूछते रहे, फिर शायद वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गए थे। खाने के बाद इब्रार अपने कमरे की तरफ जा रहे थे कि ज़ुबैर उससे कहने लगा, भाभी आप जाएं, इब्रार भाई को आपकी ज़रूरत होगी। उसने इब्रार के पीछे नज़र दौड़ाई और उसकी बात अनसुनी करके बर्तन समेटने लगी। क्या हादसा हुआ था इब्रार भाई के साथ? ज़ुबैर हमदर्दी जताते हुए पूछने लगा। उसने कसदन जवाब देने से गुरेज किया कि हो सकता है कोई किसी फर्जी हादसे की दास्तान सुनाए, लेकिन रखी ने सच बोल दिया। कोई हादसा नहीं हुआ, इब्रार भाई पैदाइशी ऐसे हैं। क्या? ज़ुबैर के मुंह से हैरत भरी आवाज़ निकली तो ताई जी आह भर कर बोली, बस अल्लाह की मर्जी। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा तो वो जल्दी से ट्रे उठाकर किचन में आ गई और फिर फरी और ज़ुबैर के जाने के बाद ही वहाँ से निकली थी। कितनी अजीब बात थी कि जो अपने थे इन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ था और जो गैर थे उसे न सिर्फ खुद एहसास हुआ बल्कि उसे भी एहसास दिला दिया। फिर भी वो खुद पर इस एहसास को तारी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब भी ज़ुबैर की बात याद आती वो फ़ौरन सर झटक देती और ख़ुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ कर लेती। इस वक्त कोई काम नहीं था तो वो टीवी खोलकर बैठ गई। गो कि कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं आ रहा था, लेकिन वो महज ऊट पटांग ख्यालात से बचने की खातिर पूरी तवज्जो से देखने लगी। रखी ऑफिस से आई तो वो भी वहीं बैठ गई। खासा ढीला ढाला अंदाज था उसका,
चैनल में स्क्रीन पर देखकर उसने बोली, क्या बोर प्रोग्राम देख रही हो? उसे और काम ही क्या है? ताई जी सुनती हुई आ गई। फौरन टीवी बंद कर दिया। इस वक्त फ़ोन की बेल बजने लगी तो रखी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ जाने कौन था और क्या कह रहा था कि वो ढीले ढाले अंदाज में बैठी थी। फौरन सीधी हो गई और तवज्जो से सुनने लगी। फिर फ़ोन बंद करके ताई जी को देखा और सोफे की पुश्त पर सर टेकते हुए बोली, क्या हुआ है? ताई जी को जैसे माथा ठनका था। आपका लाडला सपूत फराज कार चोरी करते हुए पकड़ा गया है। रखी का चेहरा और लहजा बिल्कुल स्पाट था। क्या? ताई जी यकीन करने पर तैयार नहीं हुई। किसका फ़ोन था और क्या कह रहे थे? नार्थन आज़माबाद थाने का इंस्पेक्टर हामिद, और उसका कहना है कि फराज पहले भी ऐसी वारदातें कर चुका है। आज वो और उसके साथी सब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। नहीं, ताई जी सीने पर हाथ रखकर वहीं रह गई तो वो जल्दी से किचन में जाकर पानी में ग्लूकोज घोल लाई। जल्दी से अपने अब्बू को फ़ोन करो, ताई जी ने कहा और फिर खुद ही उठकर नंबर मिलाने लगी। इधर वो नंबर मिला रही थी कि ताया जी आ गए। इनकी आवाज़ सुनकर उन्होंने रिसीवर पटक दिया और जैसे ही पलटी वो ग्लास हाथों में लिए खड़ी थी, उससे टकरा गई। मनहूस, तू तो सामने से हट। इतनी ज़ोर से उसे धक्का दिया कि वो दूर जा गिरी। ग्लास फर्श पर गिरकर चिकना चूर हो गया और उसका हाथ कांच पर जा पड़ा था। पल में उसकी हथेली सुर्ख हो गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो फराज के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वहीं बैठे बैठे ताई जी की बातें सुनने लगी। वो ताया जी से कह रही थी, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, वो तो बहुत मासूम है, पता नहीं किन लड़कों के चक्कर में आ गया है। आप फ़ौरन पता करें, बल्कि जाकर ले आए उसे। ताई जी बाकायदा रोने लगी और उसे हमेशा उन पर रहम आया करता था। अपने साथ की गई हर ज्यादती भुलाकर वो उनके लिए कुड़ती थी। अभी भी अगर वो खुद पर नज़र डालती तो एतराफ़ कांच ही कांच थे, लेकिन उसे वो कांच नज़र नहीं आ रहे थे। बस हर तरफ ताई जी की आंखों से टपकते आंसू थे। फिर उसने ताया जी की तरफ देखा, जो गालबन किसी मिनिस्टर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, और इनके बराबर बैठी रखी उसके चेहरे पर अब भी किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। फिर ताया जी ने मायूस होकर रिसीवर रख दिया तो ताई जी बेताबी से पूछने लगी, क्या हुआ? क्या हुआ था? कैसे गिरी थी? वो सोफे से ठोकर लग गई थी। अच्छा। उन्होंने एक अचटती नज़र उसके चेहरे पर डाली, फिर रुई में स्प्रिट लगाकर उसके हथेली साफ करने लगे। वो इतने इन्हमाक से मसरूफ़ थे जैसे दुनिया में बस एक ही काम हो। इसी दौरान वो कभी इनके चेहरे को देखती, कभी बालों को, और कभी नज़रें इनके हाथों पर ठहर जाती। फिर उन्होंने सारा सामान वापस दराज में रखा और वॉशरूम में जाकर हाथ धोने लगे। मैं जाऊँ? वो जैसे ही आए उसने पूछा, कहाँ? ताई जी कुछ कह रही थी। हाँ, लेकिन अभी तुम यहीं बैठो। वो उसे बैठे रहने का कहकर अपनी राइटिंग टेबल के पास चले गए और उसके दराज में जाने क्या तलाश करने लगे। कितनी देर हो गई उसे उलझन होने लगी थी। ताई जी का ख्याल करके उठना चाहती थी कि वो वहीं से पुकार कर बोले, सुनो, क्या तुमने जान लिया है कि मैं हर वाक़ये का जिम्मेदार तुम्हें क्यों ठहरा रहा हूँ? उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कहने जा रहे हैं। चुपचाप इनकी तरफ देखे गई तो उन्होंने दराज बंद करके अपनी कुर्सी का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। फिर कहने लगे, शायद तुम्हें याद हो, मैंने तुमसे कहा था कि या तो तुम बहुत सादा हो या फिर इंतहाई मकार, और मेरे पूछने पर तुमने कहा था कि जो चाहे समझ लूँ, और मैं तो तुम्हें बहुत पहले से समझता था राबिया, और मैं बहुत हैरान होता था कि बनाने वाले ने जाने किस मट्टी से तुम्हारा खमीर उठाया है कि तुम अपने साथ की गई ज़्यादतियों को महसूस करने के बजाय ज़्यादती करने वाले के हक़ में दुआ करती हो। मुझे बताओ, इस घर में तुम्हें क्या मिला? उसने पहले सर झुकाया, फिर उनकी तरफ से ज़रा सा रुख मोड़ लिया। तुम हमेशा खामोश क्यों रही राबिया? कभी किसी मुकाम पर तो एहतजाज करती, यहाँ तक कि मुझ जैसे नाकारा वजूद के साथ तुम्हें बांध गया, तब भी तुम खामोश रही। आखिर क्यों? कुछ देर रुककर उसके जवाब का इंतज़ार किया, फिर कहने लगे, हाँ याद आया, तुमने कहा था नज़रअंदाज करना तुम्हारी मजबूरी है, इसलिए कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। मैं, रखी, फराज, हम सब तुम्हारे साथ थे, लेकिन हम चाहते थे कि एहतजाज में पहल तुम्हारी तरफ से हो, क्योंकि मुकाबिल कोई गैर नहीं, हमारे माँ बाप थे। याद करो किस किस मुकाम पर हमने तुम्हें किस किस तरह नहीं उकसाया, लेकिन तुम दुख तासुफ की कैफियत इन्हें बेबस कर रही थी। हमारे माँ बाप नहीं समझ सके, लेकिन हम जान गए थे कि जब जब तुम्हारे साथ ज्यादती होती है, ऊपर वाला बदले में हम पर आजमाइश या मुसीबत डाल देता है। जब ही मैंने तुमसे कहा था कि इस घर पर टूटने वाली क़यामतों की जिम्मेदार तुम हो, और मैंने गलत नहीं कहा था। मुझे सचमुच कभी कभी तुम्हारी मासूमियत पर बहुत रहम आता, और कभी मेरा दिल चाहता तुम्हें इतनी अजियत दूं कि तुम सिसक सिसक कर मर जाओ। जब रखी को तलाक हुई, जब फराज बुरी सोबत में पड़कर पढ़ना लिखना छोड़ बैठा, जब फरी इस घर की नामूस को पैरों तले रौंद गई, और अब फराज जुर्म करते हुए जेल तक जा पहुंचा,
इन सारी बातों की जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारी खामोशियाँ। तुम अपना मामला ऊपर वाले पर छोड़कर कितने इत्मीनान से हो गई, और वो तो बड़ा मुंसिफ है। जहाँ तुम पर कोई ज्यादती हुई उसने बदले में हमारे मुकद्दर पर स्याही फेर दी। इसलिए कभी कभी मेरा दिल चाहता तुम्हारे वजूद को ख़त्म कर डालूं, ताकि एक ही बार सब ख़त्म हो जाए। इब्रार, वो रो पड़ी। खुदा गवाह है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं जानता हूँ, और इसीलिए तो हम ज़्यादा गिरफ्त में आए। अगर तुम बुरा चाहती, एहतजाज करती, इंसाफ मांगती, तब तो कहीं हिसाब बराबर होता। तुमने तो अनजाने में सब कुछ हमारे खाते में डाल दिया। इनकी हंसी में दुख था। बस करें इब्रार। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, और पहली बार उन्होंने इसे रोका नहीं, चिल्लाए नहीं, चुपचाप उसे रोते हुए देखते रहे, यहाँ तक कि वो खुद ही चुप हो गई। दुपट्टे से चेहरा साफ करते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोली, ये भी मेरा जुर्म है कि मैं खामोश हूँ। मेरे नज़दीक फिर तो इस जुर्म में आप भी बराबर के शरीक हैं, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि आपको कम से कम ये खौफ तो नहीं था कि कोई आपको इस घर से निकाल देगा। उसके बरक्स अपनी बात मनवाना भी जानते थे। फिर मुझसे शादी के वक्त आपने खामोशी क्यों अख्तियार कर ली, जबकि मुझसे नफरत भी करते थे। बात के इख्तिताम पर उसने बराह रास्त इनकी आंखों में देखा तो वो होंठ भींचकर सर झुका गए। तब वो कहने लगी, यकीन करें, मुझे कभी किसी से कोई गिला नहीं रहा, अब भी नहीं है, लेकिन एक ही बात शिद्दत से खटकती है कि आपने मुझसे शादी क्यों की। तो मैं तोड़ देता हूँ इस नाम नेहाद बंधन को, अभी इसी वक्त। क्या? वो एकदम सन्नाटे में आ गई। हाँ, बशर्ते कि तुम खुद को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ोगी। संजीदगी से अपने बारे में सोच कर देखो, तुम किस तरह भी रखी भरी से कम नहीं, बल्कि इनसे बहुत बेहतर हो हर लिहाज से, और तुम्हें बहुत अच्छा साथी मिल सकता है। इब्रार, उसके मुंह से घुटी घुटी सी चीखनुमा आवाज़ निकली, मैं ठीक कह रहा हूँ राबिया, मैं तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहता। इतनी तवील ज़िंदगी मुझ अपाहज के सहारे कैसे गुजारोगी? जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं। इब्रार, वो पूरी कुव्वत से चीखी और इनके सामने भाग जाने के इरादे से उठी थी, लेकिन 2 कदम के बाद ही औंधे मुँह जा गिरी। जिस वक्त उसे होश आया, उसने देखा वो इब्रार के कमरे में इनके बेड पर लेटी है। ताया जी और ताई जी उसके सरहाने दाएं बाएं बैठे थे। रखी और अम्मा सामने खड़ी थीं, जबकि उस सितमगर तक उसकी नज़रें रसाई हासिल नहीं कर सकीं। कैसी हो बेटा? ताई जी ने उस पर झुककर पूछा, और समावतों ने कब ऐसा शहद आगी लहजा सुना था। पल में आंखें यूं पानियों से लबरेज हुईं कि वो खुद को किसी तरह नहीं रोक सकी। इनकी गोद में मुंह छुपाकर यूं मचल मचल कर रोई कि सब परेशान हो गए। ताई जी, इब्रार से कहें कि अपने हाथों से मेरा गला घोंट दें, लेकिन मुझे खुद से जुदा ना करें। और वो जो उसके रोने के बावजूद संगदिली से अनजान बने बैठे थे, उसकी बात पर चौंक कर हैरान होकर उसे देखा। फिर पहियों पर हाथ फेरते हुए चेयर बेड के करीब ले आए। क्या कहा है तुमने इससे? ताई जी ने पूछा तो उन्होंने आयशा से नफ़ी में सर हिलाया। फिर रखी को जाने क्या इशारा किया कि वो कहने लगी, अब्बू आइए हम फराज का पता करते हैं, राबिया को इब्रार भाई देख लेंगे। ताई जी आप ना जाएं, वो बहुत डर रही थी, अम्मी को और भी बहुत काम है, उन्होंने डिपट कर कहा। तो उसने जल्दी से ताई जी का हाथ छोड़ दिया। डरो मत, मैं यहीं हूँ। ताई जी ने झुककर उसकी पेशानी पर होंठ रखे तो उसकी मांग में चुपके से 2 सितारे आन सजे, और अभी वो इनकी झिलमिलाहट में खुद को देखने की कोशिश कर रही थी कि पहले ताई जी और इनके पीछे सब कमरे से निकल गए। अचानक खामोशी का एहसास हुआ तो उसने चौंक कर देखा, इब्रार उस पर नज़रें जमाए बैठे थे। दूसरी तरफ करवट बदलते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वो कुछ नहीं बोली। इधर देखो मेरी तरफ, उन्होंने रौब से कहा, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा देखो मत, लेकिन मेरी बात ज़रूर सुनो, मुझे पता है आप क्या कहेंगे, वो रूठे लहजे में बोली। खैर इतनी अक्लमंद तो तुम नहीं हो जो बिना सुने समझ जाओ, तुम्हें तो एक बात को 10 बार समझाना पड़ता है। जी नहीं, वो बिला इरादा इनकी तरफ पलट कर बोली, बाज़ बातें आप समझ में आ जाती हैं। अच्छा, वो उसकी शिद्दत गिरिया से सुर्ख आंखों में देखकर ज़रा सा हंसे। ज़रा बताओ तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप अपनी सफाई बयान करने जा रहे हैं इब्रार अहमद, कि आपने मुझसे शादी इसलिए की कि आप मुझे इस घर में मेरा सही मुकाम दिलाना चाहते थे, लेकिन साथ ही आपको ये एहसास भी था कि मैं एक माजूर शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, इसलिए मुझसे नफ़रत का इजहार करते रहे ताकि मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो सकूं। उसके बरअक्स आपसे मुतनफ़िर हो जाऊं, अपने लिए नई राहें तलाश करूं। मुझे याद है आपने मुझे यहाँ से भाग जाने का भी मशवरा दिया था। उसने बाकायदा तासुर का इजहार किया और वो इस कदर हैरान थे कि एक लफ्ज़ नहीं बोल सके, यहाँ तक कि उस पर जमी आंखें तक साकित हो गई थीं। यही सब बताना चाह रहे थे ना आप मुझे? वो इनकी आंखों के सामने हाथ लहराकर बोली तो वो गहरी सांस लेकर इधर उधर देखने लगे। इस वक्त मुझे आप पर रहम आ रहा है इब्रार अहमद, और ये भी हो सकता है
کہ کچھ دیر بعد میں آپ کو اذیت دینے کا سوچنے لگوں۔ وہ ان کی خجالت پر دل ہی دل میں محفوظ ہو کر بولی، کسی اور سے تو نہیں، لیکن آپ سے میں ہر زیادتی کا حساب ضرور لوں گی۔ کہیے، گنوانا شروع کروں آپ کی زیادتیاں؟ نہیں، اس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھے سیدھے سزا سنا دو۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہے تھے، حالانکہ دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ ان آنکھوں میں یہ شوخیوں کے رنگ اترتے دیکھیں جن میں ہما وقت اداسیوں کا موسم بسیرا کیے رہتا تھا۔ سزا بھی سناؤں گی، لیکن پہلے اقرار تو کریں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر میں یہ اقرار نہ کروں تب بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ابرار احمد، محبت بھی کہیں چھپتی ہے؟ آفلاق اس کے گرد نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرتے اس کی مہک اپنے زندہ ہونے کا پتہ دیتی ہے، اور میں نے بہت پہلے اس مہک کو پا لیا تھا، پھر بھی خواب سجانے سے ڈرتی رہی، اور اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تعبیر کا وعدہ دے کر میری آنکھوں میں خواب سجا دو۔